रैगिंग वगैरह कुछ होती है क्या? क्योंकि बाहर अगर होती है तो फिर आर्मी में होती है क्या? रैगिंग बहुत सिली, बहुत छोटा शब्द हो जाता है। ये रैगिंग इनटू 10,000 करिएगा, वो सीनियर ट्रेनिंग हो गया, एकेडमी किया। पूरा दिन अगर वहाँ पे बिजी रहते हैं बाहर फील्ड ट्रेनिंग, जब रात 12 बजे सुबह 4 बजे तक अब सीनियर पे चलता है। और खुश है हम, बिकॉज जो मेंटल स्टैमिना एक ऑफिसर लेके निकलता है कैंपी से, उसका बहुत बड़ा योगदान ये चीज है। तो सर टॉकिंग अबाउट द जेनजीज, ऐसे पबजी खेलते हैं, उसमें भी क्या है कि सोल्जर को मारना रहता है। क्या आर्मी कैन टेक हेल्प ऑफ दीज जेनजीज टू कॉम्बैट द वॉर? Yes, these kids who are very smart, the Gen Z kids you are talking about, their prowess can be used somehow. Maybe in the war rooms, maybe somewhere else in the battlefield, up till where they can come up to. But just because of their technical prowess, they cannot take over the job of the army. It requires a soldier to do soldier. पंजाब साइड में, नेपाल साइड में बहुत ज्यादा नशे हो रहे हैं, तो फिर आपका क्या कहना है इस बारे में? Hi, my name is Kanchan and welcome to the Leaders Connect Fest podcast and initiative by Empowering Social Welfare Foundation. The motive behind this podcast is to get the right influencers in front of the society. यूनिफॉर्म के पीछे हमेशा एक कहानी होती है, कहानी हिम्मत की, सैक्रिफाइस की और एक सोल्जर के जज्बात की। और आज हमारे साथ में ऐसे वॉरियर बैठे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी देश के नाम पे। लेफ्टिनेंट कर्नल किरण रेड्डी जी एक वेटरन ऑफिसर है महार रेजिमेंट से। He was deployed on a various difficult mission, लाइन ऑफ कंट्रोल और मणिपुर में। मणिपुर की सिचुएशन सामान्य करने में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। काफी साल अपने टेन्योर के उन्होंने हाई एल्टीट्यूड एरिया में सर्व किया। पोस्ट हिज रिटायरमेंट नाउ ही इज अ डायरेक्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटर एट इंडस इंटरनेशनल स्कूल ऑफ हैदराबाद। अपनी बीएससी मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में उन्होंने आईआईएम इंदौर से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी की। आज वो हमारे लीडर्स कनेक्ट फेस्ट के श्रोताओं को अपनी आर्मी के जर्नी के बारे में और बिजनेस मैनेजमेंट के एक्सपर्टीज के बारे में अपने अनुभव साझा करेंगे। सो लेट्स वेलकम लेफ्टिनेंट कर्नल किरण रेड्डी जी। सो वेलकम टू द पॉडकास्ट सर। हमारे जो दर्शक जो हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, कैन यू टेल एवरीवन दैट आप कहाँ से हैं? आई बिलोंग टू हैदराबाद कंचन। मैं तेलंगाना से हूँ और जब मैं पैदा हुआ था वो आंध्र प्रदेश था, अभी तेलंगाना बन गया पिछले 11 साल पहले। मेरी पढ़ाई लिखाई पूरी हैदराबाद से हुई है। ओके तो पुणे आके कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग प्लेस। लाइक ऑलवेज पुणे हमेशा मेरे दिल के करीब जगह बन के ही रहता है। बहुत सारे कारण उसके लिए, बट पुणे यस ऑफ कोर्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस आई लव इन। ओके, वंडरफुल। सो आई एम श्योर आपकी जो जर्नी है, बीइंग एन आर्मी गाय, सो व्हाट एग्जैक्टली, मतलब हाउ वाज द चाइल्डहुड लाइक? कैसे आपके थॉट प्रोसेस में आए कि मतलब हम आर्मी ज्वाइन करना है, सोल्जर बनना है? मैं एक व्यावसायिक परिवार से हूँ। मेरे पिताजी एग्रीकल्चर करते थे एंड बचपन में जब मैं पैदा हुआ था, मैं गाय, बकरी, भेड़ गाँव में जैसे हम अक्सर देखते जो हमको देखने को मिलता है किसी भी गाय और किसी भी गाँव में। और पढ़ा हूँ मैं बहुत छोटे स्कूलों से। शुरुआती पढ़ाई मेरे होम टाउन से हुई जो हैदराबाद से 100 किलोमीटर दूर है, और बाद में हम हैदराबाद शिफ्ट हुए हैं। एक आम स्कूल में पढ़ा हूँ, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे अलग अलग किस्म के, अलग अलग तरीकों के मिलते थे। लेकिन उस जमाने में जब मैं पढ़ाई कर रहा था 30 साल पहले, आज के दौर में जो बच्चों को बहुत सारे डेविएशन वो नहीं था। हम या तो स्कूल जानते थे, ग्राउंड, मिट्टी, जो भी एक बच्चे से हम उम्मीद रखते कि ये बच्चा पढ़ाई करने के बाद बाहर जाके खेलेगा, कूदेगा और दूसरों से मिलेगा। वो जो आइडियल आज के बचपन के बारे में हम बात करते थे, मेरे बचपन वैसे ही था। बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, और लेकिन हाँ, जो जरूरतें थे वो मेरे पिताजी पूरा करते थे सारे। और मेरे बड़े भाई, एक छोटी बहन है, हम तीनों एक साथ ही स्कूल जाते थे। और मेरे स्कूल के जो मास्टर साहब थे, बहुत अच्छे वैल्यूज वो ड्राइव करते थे स्कूल के बच्चों के अंदर। अक्सर कम से कम हफ्ते में एक बार वो अब सारे बच्चों से एक घंटा बात करते थे, नर्सरी के बच्चे से लेकर 10वीं कक्षा के बच्चों तक। और हमारे स्कूल में 10th तक भी था। और क्या पढ़ाते थे वो हेडमास्टर थे। लेकिन वो बच्चों को मोटिवेशनल लेक्चर देते थे, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक। मूर्ति सर उनके नाम, वो अभी नहीं रहे। और उनके कहे हुई चीजें अभी भी मेरे को बहुत सारी याद कि कई सारी चीजें जो बचपन में वो कहते थे, ये मेरे पिताजी भी जो कहते थे, उस उम्र में, उस तजुर्बे में मेरे को समझ में नहीं आता था। लेकिन आज के दिन इन बातों के मूल्य क्या है मेरे को समझ में आता है, और मेरे निजी जीवन में इन बातों की आज बहुत इस्तेमाल।
हर बार मैं वो बातें याद करता हूँ, अपने पिताजी जो बचपन में कहते थे, और मेरे को हमेशा बहुत अच्छा नतीजा ही प्राप्त होता था। स्कूलिंग के बाद, कॉलेज के बाद मेरे पिताजी कभी कहे नहीं थे कि आर्मी में जाना है, कुछ करना, लेकिन ये बातें जरूर कहते थे, जो भी करना अच्छा ही करना, किसी की बुराई नहीं करना, किसी का बुरा सोचना भी नहीं है, और अपने से छोटे और अपने से गरीब और अपने से कमजोर का हमेशा ही ख्याल रखना। बहुत कम उम्र में ये बातें सुनते थे, इस चीजों का गहरी मतलब हमें पता नहीं चलता था, लेकिन आगे जाके जब मैं सेना में भी गया और उसके बाद भी जो मैं भी कर रहा हूँ, मेरे को समझ में आया कि भाई पिताजी जो बातें कहते थे उसमें काफी गहराई है, क्योंकि हम हर मनुष्य से यही उम्मीद रहती है कि भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया, बहुत काबिल बनाया, इसलिए नहीं कि आप अपने निजी जीवन में बहुत तैयाशी करें, इसलिए कि आप बाकियों से काबिल बने, तो बाकियों का ख्याल रखें जो अपने आप के ख्याल नहीं रखते। तो मेरे ख्याल से आपके पिताश्री ने वो बीज बोया कि आप आर्मी ज्वाइन करना चाहिए, तो फिर सर्विस बिफोर सेल्फ या आर्मी में कहा जाता है, तो वो थॉट प्रोसेस कहाँ से आया कि मतलब अब मुझे मेरे लिए नहीं जीना, देश के लिए जीना। सो ये वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं किया जो फ्रेज आप कहे थे, सर्विस बिफोर सेल्फ, और जीना मेरे पिताजी कभी कहे थे सर्विस बिफोर सेल्फ, बट जो मतलब रहता था उनके बातों का वो वही था कि दूसरों का ख्याल रखो, दूसरों का सेवा करो, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखो। उन्हें हमें कभी नहीं कहे थे कि आर्मी में जाने के लिए, मेरे को, मेरे भाई को या बहन को कभी भी, लेकिन बातें अच्छा बोलते थे, जो भी चीज बोलते थे। अभी मेरे को समझ में आता है, उस जमाने में समझ में नहीं आता कि वो जो बातें कहते थे वही है जो आप बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग आज बातें करते थे। समाज के प्रति जो भी निबद्धता हमारे अंदर होना चाहिए, वो बातें हमें बचपन में सुनने को मिलता था। वो कहते थे कि एक इंसान से भगवान की उम्मीद रहती है, एक इंसान से समाज की उम्मीदें रहती हैं। उस उम्मीदों पे खरे उतरने के लिए हमें एक तरीके का जिंदगी जीना होता है, जिसमें अपने स्वार्थ को थोड़ा बगल में रखे कई सारी चीजें ऐसे करना होता है कि हमारी जिंदगी दूसरों के उपयोग में आए। अब वो आर्मी तरीका निकले, जरिया निकला मेरे को कि मैं अपने समाज को कुछ वापसी दूं, अपने देश के प्रति अपने प्यार को मैं व्यक्त करूं और मैं निखर के बाहर आऊं मेरे अपनी सोच को लेके। और लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा था फौज में जाने के लिए। ओके, तो मेरे ख्याल से हम जब थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे तभी आपने एक बात बहुत अच्छी मेंशन की कि आपको आर्मी बिल्कुल ज्वाइन नहीं करना था, तो देन फिर कैसे क्या ट्रांजिशन आया कि नहीं अब करना ही है? मेरे पिताजी सन 1994 में गुजर गए थे। जब वो गुजर गए तो मैं बिल्कुल बहुत छोटा था, लेकिन अब पिताजी एक ही रहते हैं और पिताजी के ही नजर से हम दुनिया देखते हैं जब छोटे रहते हैं, क्योंकि जो दुनिया जिस तरीके से वो दिखाते हैं हम दुनिया को वैसे ही देखते हैं। अगर कोई पिताजी अपने बच्चों को दुनिया के बारे में बुरा बोले, दुनिया को गलत बोले, शायद बचपन से ही वो नकारात्मक सोच दिमाग में लेके बच्चे बड़े हो जाते हैं। पिताजी भले ही बचपन में गुजर गए थे, उनके कहे हुए हर शब्द में सकारात्मक था। उनके कहे हुए शब्दों में बहुत सारा जो सर्विस बिफोर सेल्फ आप कहते थे वो कह रहे थे वो, और बहुत सारे बातें जो समाज के प्रति एक बहुत रिस्पॉन्सिबल सोच पैदा किया था मेरे दिमाग में। जब बड़ा हुआ, मैं 99 में स्कूल में था जब कारगिल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो क्या क्या चीजें होता था अखबार में देखते थे, व्हाट्सएप वगैरह नहीं था, इतने सारे न्यूज चैनल नहीं थे, जो नेशनल न्यूज में और एक लोकल तेलुगु चैनल थे उसमें देखता था कि क्या क्या हो रहा था। पूरा देश इकट्ठा होकर फौज को सपोर्ट किया था उस समय में, और जो कंपनियां जो बनाते थे वो सप्लाई करते थे ट्रेन में बिना रिजर्वेशन के, जितने भी सैनिक छुट्टियों में तो वापस जाते थे कारगिल की तरफ। तो थोड़ा सा दिमाग में वो बीज था उस समय में जो बोला हुआ था, जो हुआ था उसकी वजह से कि अगर सेना देश के लिए लड़ती है तो सेना अपने आप नहीं लड़ पाएगी, पूरे देश की जरूरत है। कुछ सेना में खुद भर्ती होके जाते हैं, कुछ सेना को सपोर्ट करते हैं, बाकी बहुत लोग जो सपोर्ट अगर नहीं भी कर पाएंगे तो आप मोरल सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। अपने सेना की जो कंधे पे एक बार कोई थकाई देके आप कह सकते हो कि आप हमारे लिए जीवे तो हम बहुत शुक्र है आपको लेके। तो वो सोच जब आया था, फौज को लेके बहुत अच्छा इमेज दिमाग में बना और कुछ करने का सोच भी माइंड में उसी समय से चलते आ रहा था। हाँ, जब मौका आया, जब मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ, मैंने देखा कि सेना में भर्ती होने का एक मौका था, तो मैंने अप्लाई किया, एग्जाम वगैरह क्लियर किया, and I could finally join the army. Okay. So, talking about the exam. So, exactly आर्मी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? कंचन, आर्मी में 12th के बाद भी जा सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी जा सकते हैं। जो 12th के बाद जाते हैं वो एक ही एंट्री, NDA एंट्री बोलते हैं, जो नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाते हैं ट्रेनिंग के लिए।
जो बच्चे 12th खत्म होने के बाद एनडीए एग्जाम देके जाते हैं, वहाँ पे एनडीए में 3 साल की ट्रेनिंग चलती है और 3 साल में उनकी ग्रेजुएशन भी खत्म हो जाती है। उसके साथ साथ मिलिट्री ट्रेनिंग भी चलती है। काफी टफ है, वो कोई कॉलेज ना समझे एनडीए को, नेशनल डिफेंस अकेडमी को। बहुत कठोर प्रशिक्षण चलता है वहाँ पे। और मेजरली सिलेक्शन प्रोसेस के साथ सो वन इज एनडीए एंट्री, जहाँ पे 12th के बाद जाते हैं और 3 साल के ट्रेनिंग के बाद वो आईएमए आते हैं। आईएमए में आके 1 साल का ट्रेनिंग करके पास आउट होकर ऑफिसर बन के जाते हैं। दूसरा है ग्रेजुएट के बाद एंट्री, जो कि आईएमए और ओटीए एंट्री कहते हैं। ओटीए शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के लिए, जो कि एज ऑफ नाउ 10 साल का इनिशियल बॉन्ड होती है, उसके बाद 4 इयर्स की और बॉन्ड। इसमें से कुछ को परमानेंट कमीशन जिनको मिलती है वो 14 इयर्स के बाद भी सेना में कंटिन्यू हो जाते हैं। जो नहीं पीसी लेते हैं तो सेवानिवृत्त होकर बाहर चले जाते हैं। जो आईएमए एंट्री से डायरेक्टली आईएमए में चले जाते हैं वो 1.5 साल की ट्रेनिंग करके ऑफिसर बनते हैं एंड दे कंटिन्यू टू सर्व द आर्मी either till death or till retirement. Now, this I have spoken about the Army only. Right. And similar entries we have in Air Force and Navy also. Right. The permanent commission entry and the short service commission entry. Now, इसके अलावा टेक्निकल एंट्रीज है जैसे टीईएस, यूएस और टीईसी एंट्री। Now, टीईएस एंट्री जो टेक्निकल एंट्रीज की में 12th के बाद है। 12th के बाद वो अगेन भर्ती हो जाते हैं, लेकिन इनकी ट्रेनिंग एनडीए में नहीं होती है। इनकी कैडेट ट्रेनिंग इनसे 3 अलग। कौन सी एग्जाम है? Again, technical entries की mix है। All these are under UPS. Right. All of them, all classical services exams. So TES के बाद जो क्लियर करते हैं एग्जाम, 3 अलग अलग CTW में जाते हैं कैडेट ट्रेनिंग में। एक सिकंदराबाद में है, एक नौगल में है इंदौर के पास, और एक पुणे में यहाँ पे सीएमडी जो। ये भी लोग अपना पूरा ट्रेनिंग खत्म करके पासिंग आउट के लिए आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी आते हैं, वहाँ पे पास आउट करके परमानेंट कमीशन लेके जाते हैं। Okay. इसके अलावा जो टेक्निकल एंट्री ऑलरेडी बाहर बीटेक या बीए कर रखे हैं, उनके लिए यूएस और डीजीसी स्कीम, ये दोनों डायरेक्टली पहले ही इंजीनियर बन चुके हैं। उनको कुछ कैंडिडेट सीनियरिटी मिलती है, वो डायरेक्टली आईएम में आके ट्रेनिंग करके पास आउट होकर चले जाते हैं। यूएस और टीजीसी में शॉर्ट सर्विस भी है, किए जाते हैं, और परमानेंट कमीशन वाले जो आए। सो अगर किसी भी लेवल में यानी 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद आर्मी में या नेवी एयरफोर्स में ऑफिसर बनना चाहते हैं, इंडिया में अभी रिसेंटली फर्स्ट बैच ऑफ गर्ल कैडेट्स पास हुआ जी 2025 में दिस इज द फर्स्ट बैच। या इंडिया में पहले लड़कियां नहीं जाती थी, वो सिर्फ ओटी में जाके शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स बन के आते जी। सो हम 2023 में 2022 में पहली बैच गई थी इंडिया में, 25 में पास आउट होकर अब ये पूरा बैच आईएमए चलेगी। 1 साल के बाद पहली परमानेंट कमीशन ऑफिसर वुमेन बैच पास आउट। ओके, तो ये डिसीजन अभी तक कभी लिया नहीं था सर, तो ये डिसीजन क्यों लिया कि लड़कियों को भी लेना है? हम आर्मी जो बनती है वो समाज के वजह से बनते जी। जो जिस तरीके से हम अपने समाज में जीते हैं वही वैल्यूज आर्मी में भी आते हैं। हम थोड़ा रिजर्व तरीके के से जीते इंडिया में, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें जैसे हम पश्चिम में देखते हैं, हम इतना ओपन नहीं है बहुत सारी चीजें। वी अंडरस्टैंड बिकॉज़ वी ऑल लाइक आई बीइंग आर्मी आई आल्सो बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी व्हिच यू बिलोंग टू, एवरीवन एल्स बिलोंग्स टू। लाइक इजराइल आर्मी है और बहुत सारे आर्मी से दुनिया में जहाँ पे women are in combat roles also. So in a combat role, women are supposed to go into the combat with men and survive there in conditions which are not viable to survive easily. Right. Now, they, because of the community they which belong to, the ruling and upbringing, they are comfortable. वो कर लेते हैं क्योंकि वो बचपन से ही ये माहौल देख चुके हैं। हमारे देश में ये माहौल अभी है नहीं, आएगा आगे जाके। अब पहले कम से कम 30 साल पहले बार टेक्निकल आर्म्स में शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स बनके सेना में आने, सारे टेक्निकल आर्म्स में बहुत ही अच्छे करते हैं वुमेन ऑफिसर्स अपने सारे के सारे। उसके बाद कुछ साल पहले जो सिर्फ ट्रांसपोर्ट और कार्गो पायलट बनते थे, हेलीकॉप्टर पायलट बनते थे, एंड फ्लाइट लेफ्टिनेंट फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी पहले कॉम्बैट फाइटर पायलट बनी थी, 8 साल हो गया अभी उस कॉम्पिटर है। और अभी कॉम्बैटेंट्स भी एयरफोर्स में आने शुरू हुआ। एयरफोर्स में इसलिए मुमकिन है तो पायलट का रोल कुछ अलग है, लेकिन जब आर्मी की बात करते हैं कॉम्बैट रोल्स बहुत ही कठोर, फील्ड में जाना पड़ता है, जंगलों में या ऐसे जगह जीना पड़ता है जहाँ पे कोई इंसान रहता भी नहीं। हमारे समाज में वो मुमकिन नहीं है कोई लेडी, कोई लड़की या कोई औरत जाके इन जंगलों में इतने सारे लोगों के बीच में रहे। जब वो बदलाव आएगा हमारे समाज में 20-40 साल जितने भी दिन लगे, आप कॉम्बैट सर्विसेज में भी आप औरतें देखने शुरू कर देखेंगे आप। अब जो हुआ शुरू कब तो होना था, कभी तो शुरू होना था। ये बहुत
देशों में पहले शुरू हुआ, हमारे यहाँ बदलाव आ रहा है, अब शुरू हो गया, एक कदम आगे लिया हमने, आगे जाके बहुत अच्छे स्टेप्स आते हैं। बहुत अच्छे लेडी ऑफिसर्स भी हमको देखने को मिलेंगे फ्यूचर। यस। तो सर आप मुझे बता रहे थे कि लेडीज अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं। आई रियली वांट टू आस्क कि मतलब अगर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की बात की जाए तो हाउ कैन वन डिसाइड कि हमें कौन सा आर्मी ज्वाइन करना चाहिए, नेवी ज्वाइन करना चाहिए, एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहिए? हाउ इज इट? ओके, फर्स्टली इट इज प्योरली इंडिविजुअल चॉइस। अगर बात करें तीनों सर्विसेज की, तीनों बहुत बढ़िया, तीनों बहुत अव्वल दर्जे का स्टैंडर्ड से तीनों सर्विसेज। रोल अलग है, जैसे आप कहते हैं आर्मी थल सेना जमीन पर काम करते हैं, उस वाले हवा में टेक्नोलॉजी, नेवी वाले मेरीटाइम ऑपरेशंस करते हैं। ये खुद की पसंद है कि मैं किस सर्विस में जाना चाहता हूँ, कौन सी यूनिफॉर्म करके किस तरीके की जिंदगी जीना चाहता हूँ। और रही बात सर्विसेज की तरफ से, अगर कोई कैडेट या कोई इंडिविजुअल, कोई कैंडिडेट काबिल है किसी सर्विस में जाने का, एक बार ट्रेनिंग एकेडमी में पहुंच जाए, किसी भी तरह का इंसान हो, किसी भी तरह के पसंद अपने मन में ख्याल लेके आता हो, वो सब बराबर हो जाते हैं। हर सर्विस में हर कोई बहुत अच्छा कर लेते हैं। मान के चलिए आप आर्मी में जाना चाहते हैं, आप आर्मी में ऑफिसर नहीं बन पाए, आपकी सिलेक्शन एयरफोर्स में हो गई है, ऐसे नहीं कि फिर आप एयरफोर्स में जाके बहुत अच्छा नहीं करेंगे। जैसे आप एयरफोर्स की ट्रेनिंग में पहुंचेंगे, आप बाकी अपने एयरफोर्स साथियों के साथ बहुत बढ़िया ट्रेनिंग जो चलती है वो ट्रेनिंग खत्म करेंगे, उतने ही अच्छा ऑफिसर बनेंगे जो बाकी सारे बनेंगे। हाँ, पसंद होती है कि आपको नीली वर्दी पहनना है, एयरफोर्स में जाना, तो आप जा सकते हैं। किसी को हरी वर्दी ओजी पहनना है तो जैसे वो आर्मी में। तो अगर ट्रेनिंग की बात की जाए तो ऐसे हमने सिर्फ सुना है कि ट्रेनिंग बहुत ही टफ होती है, तो क्या एग्जैक्टली हाउ अ कैंडिडेट एक्चुअली गोज इनटू द ट्रेनिंग, क्या एग्जैक्टली ट्रेनिंग प्रोसीजर क्या होती है, या फिर आपका एक्सपीरियंस कैसा था कि मतलब कोई एक यादगार पल भी आप हमें बताना चाहते हैं? सो ट्रेनिंग की बात करने से पहले हम सिलेक्शन की बात करते हैं जी। चाहिए क्या होता है एक सर्विस से, एक कैंडिडेट से, एक स्टूडेंट से, 12वीं में हो या ग्रेजुएट हो, कि उस बच्चे में, उस यंग लड़के में या लड़की में क्या देखते हैं कि सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले अडेप्टेबल हो, लॉयल हो, ट्रेनेबल हो। बंदा बेसिक इंटेलिजेंस ट्रांसफर बहुत सारे, अगर आप इंटेलिजेंस की बात करें, हमारे देश की 50-60% जनता काबिल है कि आप आगे जा सकते हैं, लेकिन बाकी क्वालिटी से जहाँ पे लोग पीछे हट जाते हैं, जैसे कुछ एक स्तंभ है, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी वगैरह, ये बहुत बड़ा सवाल हो जाते हैं। नेक्स्ट इज अडेप्टेबिलिटी एंड ट्रेनेबिलिटी। क्या ये लड़का जो इतना इंटेलिजेंट है, शारीरिक तौर पे इतने दृढ़ है, क्या इस लड़की को हमें अपनी अकेडमी में ले जाके सेना के हिसाब से ट्रेन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या ये लड़का अडेप्टेबल होगा? नहीं होगा। क्या 1.5 साल के बाद इस बंदे को हम वो लीडर बना सके जो 150 सैनिकों को लेके जाके लगाने बेसिक। सो सिलेक्शन प्रोसीजर वो हो गया। सो फिजिकल फिटनेस बेसिक चेकिंग हो जाती है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में। उसके अलावा साइकोलॉजिकल टेस्ट, बेसिक एबिलिटी टू टॉक, ग्रुप डिस्कशंस, बाकी चीजें जो हर जगह हो जाती है वो सारी चीजें हो जाती है। उसके बारे में बहुत चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा चढ़ा के, क्योंकि बहुत सारी चीज बहुत लोग क्लियर कर लेते हैं, बट जो कॉन्सेप्ट, जो पॉइंट्स जो मैंने बताया उसमें कई लोग पीछे रह जाते हैं। और एक बार सेलेक्ट हो गया तो जैसे मैंने कहा, वो लड़का वो है जो कि ट्रेनेबल है, अडेप्टेबल है, जिसके अंदर थोड़ी सी ईमानदारी है और कुछ बेसिक लीडरशिप क्वालिटीज हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे होते थे, बचपन में उनको बहुत अच्छा परवरिश मिली होती है, कुछ लीडरशिप क्वालिटीज पहले से ही लेके आया है। जो लोगों के अंदर बहुत ज्यादा क्वालिटीज नहीं है, बहुत बेसिक भी हो, इंसान अच्छा हो, काफी आप आइए अकेडमी में, हम आपको बनाएंगे लीडर। तो अकेडमी में जब पहुंचा तो वो यंग टैलेंट पहुंचती है जो हमारे देश के हर कोने से आएंगे। तो कोई बहुत बड़ा घर का होगा, कोई बहुत गरीब घर का होगा, और कोई मालिक के बच्चा भी आएगा, उसी मालिक का ड्राइवर का भी बच्चा आएगा। यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है और कोई सोशल स्टेटस नहीं है, हर कोई एक है। जो सेलेक्ट हो जाता है, जो बेसिक क्वालिटीज क्लियर कर लेंगे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, वो ट्रेनिंग एकेडमी में पहुंच जाता है। अब एकेडमी में पहुंचने के बाद ये फौज का फर्ज बन जाता है कि सबको एक लेवल फील्ड दे, क्योंकि एकेडमी वो लेवलर बनना चाहिए जब हर कोई अपना पूरी इतिहास भूल के एक नया लीडर, एक जैसे लीडर वहां से भाग निकले। सो जो पहले तो सबको सफेद कागज बनाना, हमारी जिंदगी में बहुत कुछ लिखी रहती है कि हो सकता है मैं बिजनेसमैन हो सकता हूँ, आप कोई फैमिली से, कोई ड्राइवर का बेटा है, कोई मालिक का बेटा है,
लेकिन वहां पे आके हर किसी को बराबर करना है। अब हम भूल गए कि हमारे पहले क्या। So there is a lot of unlearning that goes. Yeah, so unlearning naturally happens. Okay. शुरू से ही आता है बिकॉज वहाँ पे किसी चीज के लिए टाइम नहीं मिलता सोचने के लिए, क्योंकि वो इतना तेज चलता है अकेडमी का ट्रेनिंग, आपको मौका नहीं मिलता सोचने के लिए कि मेरे साथ हो क्या है। Okay. और वो हर किसी के साथ वही हो रहा है। जो अनलर्निंग हो जाती है पहले 2 से 4 हफ्ते में, उसके बाद कमराडी बढ़ जाती है सब में, एक जैसे खाते, एक जैसे रहते, एक जैसे जिंदगी जीते हैं कैडेट्स। उसके बाद रही बात ट्रेनिंग की। सर मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी, तो आप मुझे बताइए कि आपने जैसे कहा कि पूरे दिन भर में टाइम नहीं रहता है, तो एक कैडेट का स्केड्यूल क्या रहता है? कैडेट का स्केड्यूल में नाउ वी ब्रॉडली डिवाइड द कॉन्सेप्ट। पहले सोल्जर है तो फिजिकली फिट होना चाहिए, तैयार चलाना चाहिए, गोली सीधा चलाना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना, सीखना, नीचे सिखाना, इतनी तो काबिलियत होना चाहिए। Over and above everything, that killer instinct, the spirit to kill, होना चाहिए। So academic training के अंदर academics के अलावा physical fitness, इसमें बहुत सारी चीजें कवर हो जाती हैं। From all the physical activities on the ground to swimming, horse riding, everything which is done on the earth, that is all covered in that. Academics में service history, service rating, basic military history, leadership qualities, case studies, ये सारे चलते हैं कि दिमागी तौर पे यंग कैडेट को एक अफसर बनाने के लिए जो जिस तरीके से उसको दिमाग को बदलना है, उस चीज पे तवज्जो दी जाती है। उसके अलावा स्पोर्ट्स एंड वेरियस फील्ड एक्टिविटीज जिनमें कमरारी बढ़ती है, टीम बिल्डिंग, टीम वर्क आदत हो जाती है, और एस्पिरिट को इंडिविजुअल बिलोंगिंगनेस एक टीम के लिए बनाने के लिए बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और कॉम्पिटिशन चलते हैं। ये काफी सख्त है और शेड्यूल बहुत है। तो सुबह 4:30 बजे उठते तो रात को दोबारा 12 बजे सोने तक कहीं पे कोई गैप नहीं रहता। और ये बहुत ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर चलता है, किसी की मनमर्जी नहीं चलती, हर किसी के साथ उसी तरीके का ट्रेनिंग चल रहा है। जो क्लासिकल टीचिंग क्लासरूम के अलावा, शेड्यूल के अलावा, जो सीनियर होते हैं कैडेट, उनके जरिए 50-40% ट्रेनिंग तो उनके जरिए हो जाता है, बिकॉज वो एकेडमी में पहले आ रखे हैं, उन्होंने चीज देख रखा है। तो आप बहुत सारा ट्रेनिंग सीनियर्स हैं, बाकी जो एकेडमी का शेड्यूल है उस हिसाब से चलता है। जब एक सैनिक बन के, अफसर बन के वहां से निकलता है एकेडमी से, उस अफसर से ये उम्मीद होती है कि उनके भरोसे जो उनके पीछे 150 सैनिक चल रहे हैं कि उनकी सबकी जिंदगी का जिम्मा ले, इनके हुक्म पे बनने के लिए तैयार है, तो वो ये सोचे कि मेरे हुक्म में कितना दम है, कितना सही है। वो सोच तक पहुंचने के लिए वो 1.5 साल की ट्रेनिंग या इंडिया वाले का 4 साल की ट्रेनिंग का पूरा इस्तेमाल किया जाता है कि दिमागी तौर पर उस तो यंग लड़की को अफसर बना सके। और इसीलिए एकेडमी का शेड्यूल बहुत टाइट और टफ रहता है। Okay. So on a lighter note, I want to ask you कि जैसे आपने कहा कि ऑलरेडी जो सीनियर्स होते हैं उनसे भी 40% मतलब सीख लेते हैं, ठीक है। तो रैगिंग वगैरह कुछ होती है क्या? क्योंकि बाहर अगर पुलिस होती है तो फिर आर्मी में होती है क्या? भी बाहर ऑफिसर्स को कुछ पता नहीं है ना, टीचिंग स्टाफ को कुछ पता नहीं है। तो जब मैं कहा था ट्रेनिंग तो कोई सीनियर बिठा के पढ़ाएगा तो ये तो everything is either physical punishment or mental punishment. Right. So that itself is compounding or helping a cadet to become tough mentally and physically. Right. So आप रैगिंग बहुत सिली, बहुत छोटा शब्द हो जाता है। ये रैगिंग into 10,000 करिएगा, वो सीनियर ट्रेनिंग हो गया एकेडमी का। अच्छा। So अब वही है कि पूरा दिन अगर वहाँ पे बिजी रहते हैं, बाहर फील्ड ट्रेनिंग में, जब रात 12 बजे सुबह 4 बजे तक अब सीनियर का चलता है। आप जो भी करवाए, जो मेरे दोस्त देख रहे हैं उनको सबको पता है किस चीज की बात कर रहा हूँ। और तरह तरीके की क्रिएटिविटी होती है जो रैगिंग ना करते, तो अगर रैगिंग के शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ बहुत हल्का हो जाता है बोलने में। तो 10,000 गुना करिए रैगिंग का, वो ट्रेनिंग है हमारी। और खुश है हम, बिकॉज जो मेंटल स्टैमिना एक अफसर लेके निकलता है कैंपी से, उसका बहुत बड़ा योगदान ये चीज का। वही चीज की मतलब जब आप नींद, भूख, हर चीज से परे हो जाते हैं, और तब मेंटल स्टैमिना बढ़ना ही बढ़ना है, फिजिकली मेंटली टफ होना ही होना है। सिर्फ क्लासरूम और फील्ड से उतना नहीं हो पाता। वो ये सैनिक अधिकारी बन के वहां से वो निकले जो अगले 30-40 साल तक सेना चला सके, तो और वो मेंटल टफनेस वो चाहिए। तो सर जैसे आप हमको बता रहे थे कि ऑलरेडी ट्रेनिंग तो चलती है कैडेट्स की, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग में सीनियर कैडेट्स जो रहते हैं, वो आपने जैसे बोला कि 40% वो ऑलरेडी सिखाते हैं, मतलब है ना, तो वो क्या सिखाते हैं? क्या मस्ती भी करते हैं कि नहीं?
So now a lot of it which no one can know outside culture because कि ऐसे कौन सा ट्रेनिंग है जो सीनियर कराता है जी। आप हम स्कूल में भी देखते हैं कि सीनियर है तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ मैथमेटिक्स का तो सॉल्व करके दे देगा बट ट्रेनिंग कौन सा हो गया ये बहुत ही बड़ा शक कईयों को रह जाता है और दूसरा ये भी रह जाता है सीनियर का क्या रोल है वो भी ट्रेनिंग कर रहा है कैडेट है आप भी ट्रेनिंग कर रहे हो कैडेट है कितना ही करके कि 6 महीने से पहले आपसे पहले पहुंच चुका है अकेडमी में। अब होता क्या है बहुत सारा ट्रेनिंग है बहुत सारा एकेडमिक शेड्यूल टाइट है स्ट्रिक्ट है टफ है बहुत सिखलाई मिलती है वहां से लेकिन जो जिस मेंटल टफनेस की मैं बात कर रहा हूँ और जो मेंटल स्टैमिना की मैं बात कर रहा हूँ एंड दैट बिग टॉलरेंस टू एम्बिग्विटी वाला क्वेश्चन आती है a lot of it comes from the interaction with seniors. Now I used a very humble term called interaction. So that interaction is of course painful. This stuff, no doubt, there's a lot of guidance in it. I firmly believe even today. जो भी सीनियर ने मेरे को बहुत सख्ती से कुछ भी सजा दिया है कुछ भी किया है उस समय दर्द महसूस होता था हुआ था बट आज के दिन मैं याद रखता हूँ अगर इन्होंने वो नहीं किया तो बहुत सारी मुश्किलें जो मैंने झेला है शायद वो नहीं बन पाता अगर सिर्फ और सिर्फ में एकेडमिक ट्रेनिंग के स्केड्यूल को वो अमल करता वही चीजें करके निकल जाता है एकेडमी से बहुत अच्छे लेवल की मेंटल स्टेमिना डेवलप होती है जो सीनियर्स के द्वारा ट्रेनिंग की जाती है। अब उसमें गाइडेंस तो ही एकेडमिक की ट्रेनिंग के बारे में जो सीनियर्स करते हैं उसके अलावा बहुत सारे जो कि आप पनिशमेंट कहिए कोई इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड रैगिंग और एनीथिंग सो इट इज दे आर लिटिल टफ दे आर वे अबव एंड वे बियॉन्ड द स्टैंडर्ड्स ऑफ एकेडमिक फिजिकल एग्जाम्स कि अगर एक लेवल का फिजिकल फिटनेस होने के बाद आप एकेडमिक फिटनेस जो फिजिकल ट्रेनिंग है वो एग्जाम क्लियर कर सकते हैं पास कर सकते हैं लेकिन जो सीनियर के द्वारा जो भी होता है वहाँ पे उसके लिए इससे 2 गुना 3 गुना चाहिए होता है। मैं वो ना बताते हुए उदाहरण के तौर पे कुछ और बताऊंगा जब मैं ट्रेनिंग खत्म होकर कमीशन होकर ऑफिसर बन के गया फील्ड में पहली पोस्टिंग ये बर्फ में थी कुपवाड़ा में -30 का टेम्परेचर था एक दिन एक ऑपरेशन से लौट रहे थे फिसल के बर्फ के अंदर गिरा और जो फ्रेश बर्फ गिरी होती है वो हल्की होती है बिल्कुल फ्लेकी आइस फ्लेकी होती है तो उसके अंदर इंसान खड़ा नहीं हो सकता वो धंस जाता है। जब मैं फिसला तो काफी नीचे गया और उसमें धंस गया और काफी घंटों तक उसमें फंसे रहना पड़ा क्योंकि आगे पाकिस्तान है बीच में एक नाला है हमको और उनको अलग करती है और पकड़ नहीं मिलती है मैं खुद चढ़ के बाहर आऊँ जिसको की मदद चाहिए होता फिर मेरे साथी ने रास्ता फेंका कमर को बांध के निकला लेकिन एक आम इंसान जहाँ इन जगहों पे रहता है पुणे हैदराबाद जहाँ पे भी है और हिंटरलैंड में वो इंसान अगर बाहर जाए उतने देर बर्फ में रहे शायद वो ना बचे शायद और अगर जो एकेडमिक ट्रेनिंग की आप बात कर रहे हैं अगर मैं सिर्फ वो कर चुका होता तो इस चीज को बात करने में थोड़ी सी तकलीफ होती जस्ट बिकॉज हमारे रातें हमारे दिन पूरा बहुत कठोर प्रशिक्षण से निकला है एकेडमी द्वारा और सीनियर द्वारा वो स्टैमिना मेंटली और फिजिकली डेवलप हुआ मेरे बॉडी को ले रखा ताकि उस बर्फ में उतने घंटे दबने के बाद मैं बाहर निकला और आम तरीके से अपना काम कर पाया। बहुत अहमियत होती है जो सीनियर द्वारा गाइडेंस और ट्रेनिंग मिलती है और जब एकेडमी में जाते थे हम उसको पनिशमेंट कहते हैं जो भी सीनियर द्वारा किया गया कर दिया कुछ भी बट मेरे लिए तो बहुत बड़ा ट्रेनिंग था वो कंचन और हर किसी के लिए भी है और वो चलते रहेगा वो ये कभी रुकेगा नहीं कोई वो दिन नहीं आएगा जब ये बोलेंगे कि सीनियर जूनियर की ट्रेनिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा तो सेना नहीं बनेगी और टफनेस नहीं आएगी वो होना ही चाहिए वो होता ही है जब गुजरते हैं उस चीज से तो कठिन लगता है मुश्किल लगता है गलत भी लगता है लेकिन आज के दिन इतने सालों में खुद कह रहा हूँ कि वो सही था वो सही है और होते ही रहना चाहिए। और सर मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि जैसे कोर्समेट्स जो रहते हैं है ना तो बहुत सारी एक्टिविटीज होते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं इवन आई हैव सो मेनी आर्मी फ्रेंड्स तो वो ऐसे बोलते हैं कि नहीं मेरे कोर्समेट है पार्टी है ये है तो क्यों मतलब एक कोर्समेट्स को एकदम जुड़े रहने के लिए आर्मी क्या एफर्ट्स करती है and how exactly this is? अच्छा सिंगल लाइन आर्मी वो माहौल बनाती है जिस माहौल में ये लोग जो आप कह रहे बॉन्डिंग कमराडरी वो पैदा हो जाओ। अब जैसे मैं थोड़ी देर पहले कहा था हम जितने भी मेरे खुद के कोर्स वाले थे बहुत अलग अलग कोनों से आए फ्रॉम वेरियस स्फीयर्स ऑफ लाइफ इन आवर कंट्री एंड कोई पहले उनके पिताजी सेना में था कोई डॉक्टर के बच्चे कोई फार्मर के बच्चे कोई बिजनेसमैन का बच्चा कोई पॉलिटिशियन के बच्चे कोई IAS IPS अधिकारियों के बच्चे इन सब की जिंदगी अलग तरीके से निकली थी इतने साल बीते हुए 20-21 साल में वो अलग चीजें देख चुके थे अलग तकलीफें अलग मजे जिंदगी में बट सेना में आने के बाद वो चीज नहीं चल पाएगा सब बराबर है एक जैसा है जब हमको इकट्ठा करने वाला चीज ही वो है कि हम दर्द एक साथ सहेंगे मजे एक साथ करेंगे जिएंगे एक साथ अच्छा बुरा जो भी और
वन फॉर द टीम। पोस्टमेट्स जब होता है तो एक पोस्टमेट को बचाने के लिए पूरा कोर्स ही, जितने भी 200 हो 150 जितने भी, वो दर्द या तकलीफ झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं, पोस्टमेट को साथ नहीं छोड़ते। ये जो बॉन्डिंग डेवलप होती है, जो एस्पर्टिक और कमराडरी में बता रहा हूँ, ये चीज आगे जाके जिंदगी में सेना में बहुत काम आती है। क्योंकि ये चीज आज भी हम फॉलो करते हैं कि जब मैं लड़ाई या जंग के मैदान में जाता हूँ, आखिरी सिपाही या सीनियर मोस्ट ऑफिसर कोई भी पीछे छूटा, पीछे नहीं छोड़ते कि हम भले ही उसके लिए और कुर्बानियां देना पड़े और कितने भी तकलीफ का, दर्द का सामना करना पड़े, अपने साथी नहीं छोड़ते। और शुरुआत होती है पोस्टमेट स्पिरिट से, जो हम अकेडमी में सीखते, क्या माहौल बनती है, हम सीखते जाते हैं, वो बन जाता है। कोई किताब में या कागज में लिखी नहीं है कि दो पोस्टमेट कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करना चाहिए, पर उस माहौल में जिससे हम गुजरते हैं वो ट्रेनिंग में, वो हम सीख लेते हैं, हमारे अंदर आ जाती है। बता के किसी को मैं नहीं बना सकता अब तुम पोस्टमेट स्पिरिट डेवलप करेगा, बॉन्डिंग डेवलप करेगा, वो नहीं हो पाएगा और कोई भी ट्रेनिंग ही नहीं हो सकता। इसके लिए वो जूते पहनना पड़ेगा, वो जिंदगी जीना पड़ेगा, 1 साल 2 साल 4 साल। उसके बाद वो जो एक बार आई, जो मेरे बाद जो जिस ट्रूप्स को मैं कमांड करूंगा, 150 500 800 जितने भी, जो चीज मैं गुजरा, जिससे मैं गुजरा हूँ, जो मैं सीखा हूँ, जिसमें मैं विश्वास रखता हूँ पोस्टमेट स्पिरिट में, उस तरीके के स्पिरिट इन सब में मैं लाने में और उनके दिलों में डालने में, उनके दिमाग में डालने में मैं शायद सतर्क रहूंगा उसके। मैं काबिल रहूंगा कि ये सारे भी उस तरीके के स्पिरिट डेवलप करें। और शुरू होती है पोस्टमेट स्पिरिट से। ओके तो अगर कोर्समेट्स की बात की जाए तो यस, कोर्समेट स्पिरिट बहुत अच्छी है। तो क्या लड़ाई झगड़े नहीं होते, या फिर दो लोग जो बिल्कुल ही मतलब बस एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते, तो फिर मतलब ऐसे बॉन्ड डेवलप किया जाता है या उन दोनों को ऐसे अलग ही रखा जाता है? जब 50 लोग 100 लोग इकट्ठा एक साथ रहते हैं और अवस्थाएं बहुत कठिन है, माहौल बहुत क्रूर है, कठिन है। देखिए एसी में सब दोस्त बन के रह सकते हैं, आप भी मैं भी हंसमुख होगी, लेकिन आप और मैं 3 दिन से खाए नहीं और एक रोटी यहाँ मिल जाए तो असलियत तब पता चलेगा ना कि आप मेरा कितना परवाह करते हैं, कितनी कदर करते हैं। जो हम सारे ट्रेनिंग में थे पोस्टमेट्स, हम पूरे की पूरी ट्रेनिंग ऐसे ही माहौल में रहे। रिसोर्सेस कम है, टाइम कम है, बहुत टफ है। उस समय में भी हमने अपने साथी को नहीं छोड़ा। छोटे मोटे झगड़ा हर किसी के सगी भाइयों के बीच में होता है, माँ बेटे के बीच में भी होते हैं, बातें हमारे बीच में होते हैं, बट आखिर हम अपने साथी को नहीं छोड़ते। और रिसोर्स स्कैर्सिटी जो मैंने बताया, टेम्परेचर -45 है, बहुत गर्मी है, ट्रेनिंग बहुत टफ चल रहा है, सोया किसी ने नहीं, पनिशमेंट सबको मिल रही है। उस तौर पे, उस समय पे भी अगर ऐसी बात आई अपने पोस्ट में तकलीफ है, लोग अपने खुद के सारे कंफर्ट छोड़ के पोस्टमेट के लिए रहते हैं एंड वहां से वो बॉन्डिंग डेवलप होती है। जब ऐसी अवस्थाओं में हम अपने पोस्टमेटशिप छोड़ी नहीं तो अच्छी अवस्थाओं में जो छोड़ेंगे सो दिस इज नॉट दैट इज नॉट कंफर्ट फ्रेंडशिप। तो जान देने वाली बात है एक दूसरे। जी, मैंने एक्चुअली बहुत ऐसे भी देखा है कि अगर ऑफ कोर्स अगर किसी ने आर्मी भी छोड़ी है, यू नो लाइक एनी वेटरन आर्मी आल्सो, यू नो दे आर इन टच, और सब ऐसे कोर्समेट की यू नो लाइक एक मीटिंग होती है हर साल। इवन लाइक आई थिंक लास्ट ईयर मैंने लाइक होस्ट किया था 1995 बैच एंड इट वाज रियली अमेजिंग। मतलब उनकी जो स्पोर्ट्समैनशिप एंड स्पिरिट रहती है और जो लाइवलीहुड रहता है वो इतने मतलब एज के बाद में भी अभी भी बहुत ज्यादा दिखता है। इट फील्स रियली गुड। तो कमिंग बैक टू कोर्समेट, तो ये जो हम शब्द सुनते हैं यू नो रेजिमेंटेशन, तो क्या एग्जैक्टली होता है? अच्छा, आपने बहुत सारे, जैसे मैं महा रेजिमेंट से हूँ, आपने बहुत सारे रेजिमेंट्स के बारे में सुने होंगे। क्या आप बताएंगे कौन से? जब अंग्रेज आए थे हिंदुस्तान में, वो दौर कौन सा था? 200-250 साल पहले, जब माहौल कैसा था, टेक्नोलॉजी कितना था, देश किस तरफ जा रहा था, वो थोड़ा अलग था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी पहले हिंदुस्तान में आई, अब हमारा देश बाकी देशों से बहुत अलग है, क्योंकि ये जगह ऐसे ही हर 200 किलोमीटर में खाना बदल जाता है, हर 400 किलोमीटर में भाषा बदल जाता है। ऐसे नहीं यूनाइटेड की यूरोप है तो 1-2 लैंग्वेज में पूरा चल गया। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स में 40 स्टेट हो, 50 स्टेट हो, जितने हो, एक इंग्लिश आती है तो बंदा सर्वाइव कर सकते हैं। और खाना तकरीबन एक जैसा। चलो रिमोट एरियाज में आप टेक्सास की तरफ जाएंगे तो थोड़ा अलग मिलेगा, शिकागो में अलग मिलेगा, बट हमारे यहाँ भी वी आर कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। भाषा अलग, लोग अलग, रहन सहन, दिखावा अलग, पहनावा अलग। अब जब इन सारे लोगों के साथ अगर सेना बनाना हो, एक अंग्रेज को कितना तकलीफ होगा कि एक बंदा जो मेरे से अलग दिखता है,
दिखती है, मेरे अलग भाषा बोलता है, अलग चीजें अलग खाता है, अलग रहता है, विश्वास अलग है, पूछता अलग हुआ है। मैं तो चर्च जाता हूँ, तो मंदिर जाता है, तो मस्जिद जाता है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। सो ऐसों को मैं कैसे इकट्ठा कर पाऊंगा? एक सवाल हो। दूसरी सवाल, जब आप फौज बनाते, बटालियन बन गया 600 लोगों की, 800 लोगों की, ये सारे अलग अलग जगह से आए हैं, मान के चलिए। अगर आप उनको बताएंगे पार्लियामेंट के बारे में, नेशनल फ्लैग के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, क्या बंदा समझ पाएगा वो चीज? हो सकता है आज के जमाने में फिर भी पढ़ाई लिखाई थोड़ा बहुत है। उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब कुछ नहीं था। एक बंदे ने लाइट नहीं देखा था जब तक अंग्रेजों ने आके उसको कई शहर में नहीं लेके आया। जब आविष्कार हो गया था बल्ब का, लेकिन इसने लाइट नहीं देखा बिकॉज इतना पिछड़े थे, जो भी थे, ट्राइबल्स थे, जंगलों में रहते थे। जब ऐसे सेना को ले आके, अगर मैं ऐसे बंदों को सैनिक बना के, मैं क्या बात बोल के उसके अंदर वो जज्बा पैदा करूँ कि ये देश पर नहीं मरे। अगर मैं उसको बताऊंगा कि पार्लियामेंट क्या है, नेशनल फ्लैग क्या है, या कुछ भी चीजें, बड़ी चीजें, वो शायद समझ ही नहीं पाएगा। वो बोलेगा सर कौन सा फ्लैग है पता नहीं। लेकिन अगर उसको ये नाम लो जिस देवता का पूजा करता है, या वो इंसान का जिसके ये अनुयायी है, जिसका फॉलोवर है, जिसका कहने पे कुछ भी करने को तैयार है, मराठा रेजिमेंट है। क्या मराठा रेजिमेंट को बताने की जरूरत है कि पार्लियामेंट कितनी बड़ी है, कॉन्स्टिट्यूशन कितनी बड़ी है, कितनी महान है हमारे देश के? आप छत्रपति शिवाजी का नाम ले लीजिए और तब है तो किसी को मराठा रेजिमेंट को पीछे रखते हुए देखिए। कौन बोलता है किसी भी मराठा का शिवाजी का नाम है? मराठा रेजिमेंट बन गया ना, उनको एक करने वाला था हर महादेव। आप कहिए ना छत्रपति शिवाजी के मामले मराठा रेजिमेंट कैसे टिके होगी जंग के मैदान। और ऐसे ही कोई नेगी से, कोई गोरखा है, कोई गढ़वाल के हो, सिख लाइक पंजाब है, जो पंजाब के अलग अलग कोनों से आए हुए लोग हैं, नागा रेजिमेंट में जो नागालैंड से, ये वो लोग जो उस कोने से आते हैं, उनका एक विश्वास है जो उनको जोड़ती है। उस विश्वास के नाम पे, उस आस्था के नाम पे, उस सोच के नाम पे एक रेजिमेंट है, लेकिन वो पूरा लोग बुरा है। जब अंग्रेजों के जमाना था, अंग्रेज इनके कमांडर होते थे, अफसर सारे अंग्रेज होते थे, क्योंकि हिंदुस्तानी को नहीं समझते थे कि काबिल है, या नहीं भी चाहते कि जब हिंदुस्तानी अफसर बनेंगे तो ब्रिटिश के खिलाफ हो जाएंगे। तो अफसर पूरा ब्रिटिश होते थे, लेकिन जो सैनिक होते थे वो एक जगह के होते, एक विश्वास वाले होते थे। और जो ऑफिसर्स होते हैं वो अलग लोग थे। ऑफिसर को जरूरत ही नहीं है, अगर मद्रास रेजिमेंट भी हो तो अफसर मद्रास रेजिमेंट को कहीं का भी हो। लेकिन अगर एक मद्रास से संबंधित, उस जमाने में मद्रास स्टेट होता था, अभी मद्रास शहर बन गया तमिलनाडु। अगर तमिलनाडु का कोई अफसर अगर गोरखा रेजिमेंट में जाता है तो गोरखाली बोलता है, गोरखाली लोग जो खाते हैं वही खाते, नेपाली लोग वही पीते, वही भगवान को पूजा करते, वही जिंदगी, वही रहन, वही पहनावा। सारी सेना, सारे सैनिक, सारे जवान एक जगह के, एक विश्वास, एक आस्था के। एक ऑफिसर कहीं से आया मद्रास से, एक आया आंध्रा से, तमिलनाडु से, या एक आया कर्नाटका, महाराष्ट्र से। जब उस रेजिमेंट में जाते हैं, उस रेजिमेंट के जो जवान उनकी जिंदगी जीते, उनके खाना खाते, उनके जैसे रहते। अब आप बताइए, और उनका पूजा, उनका हर दिन की जिंदगी उनके साथ, भाषा भी उन्हीं की बोलते हैं। अब आप बताइए, जब सेना 800 लोग, 900 लोग एक बटालियन की एक बंदे को देखती है जो हमारे यहाँ का नहीं है, ये कहीं 800 किलोमीटर दूर कोई और ट्रेडिशन से, कस्टम से आया है, और हमारे लिए हमसे थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा लिखा हो, थोड़ा बहुत क्वालिटी होगा तो अफसर बन गया, हमारा खाना खाता है, हमारे साथ रहता है, जिस भगवान को पूछते वही भगवान को पूछता है, जिस दिन हम उपवास रखते हैं तो वो भी उपवास रहता है। कैसे में उस जवान अफसर के लिए मरने के लिए तैयार है? उसको यही समझ आता है कि भाई ये हमारे लिए कर रहा सब कुछ, ये हमारे में एक हो गया और ये हमारा लीडर है। वही जगह अगर वो उस जवानों के जो विश्वास है उस पर बोलता है कि मुझे इन चीजों का विश्वास नहीं, मैं अपनी जिंदगी ना जीऊंगा, कोई वजह नहीं, कोई दुख नहीं बनता है कि जवानों को उनकी बात माने या कुछ करे। रेजिमेंटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। अगर मैं महा रेजिमेंट में हूँ तो हमारे असूल, हमारी जिंदगी, हमारे कायदे सब एक जैसे, हम एक जिंदगी जीते हैं। मैं किसी महा रेजिमेंट का सैनिक या अधिकारी को ना जानता हूँ, 10 साल 50 साल बाद जब मैं बहुत बूढ़ा रहूंगा, कोई महार के मिले रेजिमेंट के, भाई वो मेरे घर वाले, पूरा सेना मेरा घर है, पूरा देश मेरा घर है, अलग प्यार हो जाता है, मेरा फैमिली बन जाता है। ऐसे रेजिमेंटेशन का पैदा होना बहुत पहले, और आज के दिन भी हमारी आर्मी सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी आर्मी में रेजिमेंटेशन चल रहा है, जिसकी वजह से हमारा आर्मी दुनिया में अव्वल आर्मी माना जाता है, और हमारा स्ट्रेंथ है रेजिमेंटेशन, और सारे के सारे फाइटिंग बटालियन रेजिमेंटेशन बेसिस पे आ जाते हैं। वंडरफुल वंडरफुल। तो सर, वॉर जो हुआ था, जो लास्ट वॉर हुआ था वो तो 1999 में हुआ था, कारगिल वॉर हुआ था। तो उसके बाद में अब आर्मी क्या कर रही है, बॉर्डर्स में क्या हो रहा है?
Kanchan, as you asked, this innocent question is in the minds of almost 90% of Indians. कि सेना मतलब झगड़ा लड़ाई या बॉर्डर पे कुछ पंगा हुआ या एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ तो तब लड़ाई करती है, बाकी समय में क्या ही करती है और फौज की जरूरत ही क्या है। सो इस सवाल को मैं जवाब देने के लिए एक बार ध्यान आपका वहां ले जाऊंगा कि हमारे नेबर्स कौन कौन है। और पश्चिम में हमारा मित्र है पाकिस्तान, ऊपर चाइना है, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में बांग्लादेश है। वी शेयर आवर बॉर्डर्स विद लिटिल बिट भूटान एंड नेपाल आल्सो, एंड देन श्रीलंका, ऑफ कोर्स वी हैव मैरीटाइम बाउंड्री विद दैट। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट the first two names which I've taken, Pakistan and China. So we have this line of control which we share with Pakistan, line of actual control with China. AGPL also actual ground position line. Now there every day is a survival. So अगर हमारा देश बन के रहना है तो वहाँ पे कुछ लाख सैनिक हर रात पहरा करेंगे तभी सर्वाइव कर पाएंगे। I am talking about the line of control, line of actual control and AGPL. Now, whether or not there is a war, whether or not there is any skirmish or conflict between us and these two countries, army has to give their sleep every day, risk their lives to survive. Now, because it is line of control, there is no demarcation by the United Nations. वहाँ पे ये हालत है जिसके लाठी उसकी भैंस। कि आज इस जमीन पे मैं बैठा हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी सेना से ताल्लुकात रखता तो ये जमीन मेरी है। तो अगर इस जगह पे अगर पाकिस्तानी ने पैर रखा ये उसकी हो जाती है। क्या है हमारी सेना ये करने देगी? नहीं देगी। क्या वो कोशिश नहीं करेगा देने के लिए? हर सेकंड हर दम करेगा। इतनी लेंथ पे लाइन ऑफ कंट्रोल 750 किलोमीटर तकरीबन है, 740 to 760। इस पूरी लेंथ में हर दिन हर पाकिस्तानी सैनिक यही कोशिश करता है कि ये थोड़ी सी जमीन में हड़प लो, और उस पूरी लेंथ में जितनी हमारी सेना तैनात है और ये उस कोशिश को नाकाम करने में लगी रहती है। ये जो कोशिश काफी है, बहुत सारे लाखों सैनिकों को उस लाइन ऑफ कंट्रोल पे बिठा के नौकरी कराने के लिए दुश्मन की गोली और दुश्मन के खराब सोच के खिलाफ। अब वहां पे बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल आइसोलेशन है कंचन। नाउ व्हाट हैपेंस, लाइक मूवीज में भी हम देखते हैं कि आर्मी वाले बैठे हुए, बंगला, गाड़ी है, ये सारी चीज वो है जो पुणे में सेना है तो आपको दिखेंगे। जब लाइन ऑफ कंट्रोल में जाएंगे आप तो वहाँ पे पहाड़ है हमारे सारे, कुछ जगह पे बर्फ गिरती, कहीं पे जंगल है, कहीं पे पत्थर है, पथरीला पहाड़ है, उनमें से कोई कोपचे में आपने बंकर बना लिया, उसमें सर्वाइव करना। अब ऐसा भी नहीं है कि पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल के लेंथ में हर एक इंच में सैनिक खड़ा हो सकता है। आपको जो डोमिनेटिंग हेड्स है उनको पकड़ना है और उनके बीच में जो दुश्मन ना क्रॉस करे हमको पहरा देना है कि भाई इस बीच में कुछ हो रहा हो। जो दुश्मन ये इरादा रखता हो कि कुछ भी करके मैं पुराना बदला लूंगा, हर बार हिंदुस्तान ने हमको हरा दिया, 71 में भी, 65 में भी, 48 में भी, हम हमेशा हार चुके, कारगिल के कॉन्फ्लिक्ट में भी, कारगिल वॉर में भी। सो वो तो हर दिन कोशिश करेगा कुछ तो नुकसान इस देश को पहुंचाना है, कुछ तो इन सैनिकों को मारना है। जिन दिलेर सैनिकों ने हमारे उन सोच को खत्म कर दिया, नाकार कर दिया कि हम हिंदुस्तान को थोड़ा कब्जा कर लेंगे, वो हर दिन फायरिंग करते हैं, हर दिन बम गोला बारूद चलता है वहाँ पे, हर दिन कोशिश करते हैं क्रॉस करके आने की, या तो उनके सैनिक या कि उनके द्वारा प्रशिक्षण किया गया मिलिटेंट या टेररिस्ट। बट मैंने तो सुना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल में जनरली वेपन्स नहीं यूज किए जाते, इट इज मोर ऑफ अ हैंड टू हैंड फाइट। ओके, अगर आप गोली चलाने के दम में रखते हो तो अमन मांगने का हक भी नहीं रख सकते हो। अच्छा, वेपन के बिना तो लाइन ऑफ कंट्रोल एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर अपनी सेना हथियार लेके अपनी जान को बाजी में लगा के वहाँ पे नहीं बैठी है तो कल दोपहर तक पूरे पाकिस्तानी दिल्ली पहुंच चुके होंगे। जब हमारे धरती पे उन्होंने कदम रख लिया तो हमारा देश नहीं रहा, कुछ और ही हो गया। सो वहाँ पे हर दिन गोला बारूद चलता है, कोई लड़ाई का इंतजार नहीं चलता है, क्योंकि अगर उन्होंने एक पोस्ट पे हमारे कुछ सैनिकों को खत्म करके उस पोस्ट को हड़पने में अगर कामयाब रहे तो वो पाकिस्तान की हो जाएगी, और ये हरगिज हमारी सेना होने नहीं देगी। हमारी हर एक इंच जमीन जो वहाँ पे है वो हमारी ही रहेगी। हम उनके जैसे सोच नहीं रखते कि हम भी तुमको हड़पेंगे, हम ये कभी नहीं किया है ना कभी हम करेंगे, बल्कि हमारे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो हमारी टेरिटरी है उसमें जबरदस्ती पाकिस्तान 48 के समय में लेके वहाँ पे बैठी है, 47-48 में हम यूएन के जरिए उनसे बातें चला रही कि भाई उसको जगह को खाली करके जाए जहाँ पे गलत जगह से हड़प रखा है वो।
हमारी सेना या हमारी सरकार भी कभी कोशिश नहीं की कि हम किसी की जमीन हड़पें। अगर हमारे इतिहास में जाएंगे और बचपन में भी जो सिखलाई हम सीखते हैं कि हम यही सीखते हैं कि सर्वे जना सुखिनो भवन्तु या वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी दुनिया एक सिंगल फैमिली है। वो अपनी फैमिली में झगड़ा क्यों? हाँ, हम अपने तौर तरीकों से, अपने खान पान, रहन सहन, भाषा के वजह से अलग हो गए। आप कुछ देश बने, कोरिया, साउथ कोरिया, मैं हिंदुस्तान बना, कोई चाइना बने हैं हम जैसे, वैसे रहिए शांति से। लेकिन हमारे जो असूल है, जो चीजें हम सीखे हैं बचपन में, हमारे जो भी जितने भी वेदा उपनिषद हमको सिखाते हैं, उनमें भी कभी नहीं लगे कि हड़प के किसी का ले लो आप। वो जो अपना है अपने पास रखो, अपनी जमीन का, अपने घर वालों का, अपने देश का रक्षा करो, उतना काफी है। देखिए उनकी सिखलाई वो नहीं थी, वो तो इसलिए वो कोशिश करते हैं कि हर दिन अपना देश के अंदर घुसने का। उस चीज को रोकने के लिए हमारा सेना 24 घंटा तैनात रहना ही पड़ेगा और 24 घंटे अपने जान की बाजी करके जो हथियार कह दो हथियार पकड़ के ही वहाँ पे पहरा करना पड़ेगा। नहीं तो हिंदुस्तान को 2 दिन लगेंगे कुछ और बनने में। तो लड़ाई का कोई इंतजार नहीं है, हर दिन लड़ाई है, हर सेकंड जंग है, हर मिनट जंग चलता है, हर रात को जंग चल रही है लाइन ऑफ कंट्रोल पे। इसके अलावा एड टू सिविल अथॉरिटीज, अनफॉर्चुनेट जब नेचुरल कैलामिटीज आ जाते हैं, जैसे बाढ़ आ गया, कहीं पे क्लाउड बर्स्ट हुआ, भूकंप आ गया, सुनामी भी आया था, तो सेना क्योंकि काबिल है इन सारी चीजों में लोगों को बचाने के लिए, उनको राहत देने के लिए, तो सेना की इस्तेमाल हर जगह की जाती है, जो कि सही है। हम अपने सरकार को अपने काम करने में बहुत मदद करते हैं क्योंकि हम ट्रेन, एक सेना में प्रशिक्षित सैनिक तैर के जाके बाढ़ के अंदर से फंसा हुआ एक औरत को बचा के ले आ सकता है, उस काबिलियत की पहचान है और वो काबिल है, तो उनके जरिए काम किया जाता है। जंग हर दिन है, वॉर इज एवरी डे and every second, even now when we are talking here, and we are able to talk peacefully here because someone is putting their life into danger, holding a weapon on the line of control, facing those people who want to ingress into our country. तो सर अगर वॉर की ही बात की जाए, तो अभी रिसेंटली जो पहलगाम में अटैक हुआ था, तो बहुत चंद कुछ लोग हैं, उन्होंने एक्चुअली आर्मी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था कि मतलब आर्मी ज्यादा देर के लिए वहां पे प्रेजेंट नहीं थी। तो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? यस, जो बातें हमने सुना है, चंद एक लोग अपने समाज में इसी के जो कह रहे थे कि ये इंटेलिजेंस की थोड़ा सा फेलियर है, विफलता है, आर्मी की भी थोड़ी विफलता है। मैं एक सैनिक हूँ, आज भी मैं भले रिटायर हुआ हूँ, मैं सैनिक था 2 दशक के लिए और बेझिझक बिना कोई शर्म मैं साफ साफ कह सकता हूँ कि अगर इस देश के अंदर पराया कोई आके किसी एक इंसान को इतना भी चोट या नुकसान पहुंचाया, वो आर्मी की विफलता है, क्योंकि वो अकाउंटेबिलिटी हम लेते हैं, हम जिम्मेवार रहते हैं जो काम हुआ, कुछ भी अगर गलत हुआ, क्योंकि कभी अगर जब आर्मी का प्राइमरी मोटो ये है कि अपार्ट फ्रॉम द टेरिटोरियल सॉवरेनिटी वी हैव टू प्रोटेक्ट एवरी सिंगल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, इफ एनी सिटीजन हु इज हर्ट, दैट्स अ स्मॉल टाइम फेलियर। नाउ पहलगाम बिकम्स अ बिगर फेलियर बिकॉज ऑफ द इनोसेंट टूरिस्ट किलिंग, कि कोई बहुत दूर से वहां पे आए हैं, जो जगह में बहुत अमन था, जहाँ पे कभी कुछ हुआ नहीं है, उस जगह पे आके कुछ लोग आके कुछ मासूम लोगों को मारते चले गए। ये बात बोलने में मुझे थोड़ी भी शर्म या झिझक नहीं आएगी। हाँ, विफलता तो है, अगर फेलियर हुआ, कोई मारे गए तो विफलता है, लेकिन इन द सेम ब्रेथ आई वांट टू से समथिंग एल्स। नाउ थोड़ी देर पहले मैं आपको कह रहा था, कितना बड़ा लाइन ऑफ कंट्रोल है, इतनी लाख सेना तैनात है, लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पे नहीं हो रही है, हिंटरलैंड की भी हो रही है। कश्मीर के अलग अलग जिलों में पाकिस्तान के स्लीपर सेल्स है, हमारे ही लोकल कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिकल पार्टी से, जो अपने ही वतन के खिलाफ बहुत कुछ गलत कार्रवाई करते हैं, बढ़ावा देते इन कामों को, जनता को सॉफ्ट टारगेट बनाते हैं, सॉफ्ट टारगेट्स के ऊपर अटैक करते हैं, श्रीनगर में, कश्मीर में, शोपोर में, जहाँ पे भी आप जितने नाम ले लो, हर जगह में। सेना का काम है इन सबको रोको, लेकिन जब इतने लाख सेना इतने हजारों जगहों पे इतना काम करती है, तो एक जगह एक त्रुटि हो सकता, ये त्रुटि बहुत बड़ी रही क्योंकि बहुत लोग मारे गए। इट इज दैट स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, जो मैं कहता हूँ कि भाई सब कुछ सही चला, एक जगह पे थोड़ी सी गैप आ गई, एक जगह, और इनकी तो मौका, इन्होंने 1000 कोशिशें किए होंगे,
1200 कोशिशें की होंगी, 2000 कोशिशें की होंगी, एक जगह वो सफल रहे, इतने लोगों को मार के चले गए। बेझिझक मैं ये कहता हूँ हाँ ये विफलता है, ऐसी चीजें और भी होंगी, गारंटी नहीं दे सकते, कोई भगवान नहीं है। हो सकता है कि पहलगाम जितना बड़ा ना हो, 10 साल बाद 2 साल बाद कहीं और में कोई इंसिडेंट हो जाए, बट सेना हमेशा तैनात रहेगी। सेना अपनी जिम्मेदारी समझती है और सेना अपनी जिम्मेदारी को और विफलता को कबूल करती है। हुआ तो गड़बड़ हुआ, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं किसी टेररिस्ट को जो ऐसे काम करे। आप सुने होंगे ऑपरेशन महादेव हुआ था, जो इस तरह के दुष्कर्म को अंजाम दिए थे पहलगाम में, इन चारों टेररिस्ट को मार गिरा गया ऑपरेशन महादेव। लेकिन कितना भी मिलिटेंट मारे, कितने भी टेररिस्ट मारे, वो तो मरने के लिए बने, वो अपने गलत सोच लेके बाहर निकले हैं, किसी न किसी दिन उनको मरना ही था। लेकिन ये मासूम जान जो गए हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये बिल्कुल मंजूर नहीं है किसी के भी मन में कि ऐसी चीज हो। और गलतियां होते रहेंगी, चीजें बेहतर होते रहेंगी, और आर्मी बहुत तगड़ी है अपनी, और विश्वास है जनता को, मुझे पता है आपको भी, हर किसी को भी। ऐसे गलतियां होते रहेंगी, बट होपफुली ये कम होंगे, क्योंकि चीजें बहुत, बिकॉज वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी नाउ। आर्मी इज almost running abreast with technology, whatever is happening everywhere. We are any day better than the Western adversary, even the Northern and Eastern adversaries. But yes, technologically we are coming up, we are evolving, we will become much better, and I am sure ऐसे incidents दोबारा नहीं। Right. तो सर, since we are talking about the technology, अभी जो वॉर चल रहे हैं इजराइल और हमास के बीच में, रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो ड्रोन से ऑलरेडी हमला हो रहा है हजारों किलोमीटर्स में, राइट? तो जहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, तो यहाँ पे आर्मी का क्या रोल है? अच्छा, यू मीन टू से आर्मी की क्या जरूरत है? आर्मी क्या जरूरत है, बिकॉज़ ऑलरेडी ड्रोन से हम अटैक कर रहे हो, टेक्नोलॉजी से कुछ और तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हो, तो फिर सेना की क्या जरूरत रह गई आज के जमाने में? सो कंचन, आई विल एड्रेस इट इन अ डिफरेंट वे। तो एक जमाने में जब लड़ाई चलता था, वो हमेशा कॉन्टैक्ट वॉरफेयर चलता था। तो दो राज्य के लोग जब लड़ना चाहते थे, दोनों की सेना आमने सामने आती थी और लड़ाई करती थी। जो मजबूत था, जो तगड़े है, जिनका प्रशिक्षण अच्छा था, वो रह जाते थे, दूसरा राज्य पे कब्जा कर लेते थे। लड़ाई तो शुरुआत ऐसी, और they were all just, warfare is done with justice। कोई भी पीठ पे वार नहीं करते थे, आमने सामने आते लड़ते थे। Times changed, so now hybrid warfare concept has started। एक हम तो कन्वेंशनल वॉर है, जो एक देश की सेना दूसरा सेना से लड़ती है। उसके बाद हाइब्रिड वॉरफेयर में अनकन्वेंशनल बेस हो गया, लाइक गेरिल्ला वॉरफेयर, पीठ पे वार करना, छुप के मारना शुरू हो गया। देन वी हैव टेररिज्म, नेशनलिज्म कमिंग अप, व्हिच आर एक्चुअली डेंटिंग द नेशन इन एवरी विच वे। सिक्योरिटी, सेफ्टी वाइज, सेफ्टी जो सेंस होती है लोगों में, उसको खराब करने के लिए, सरकार पे जो विश्वास है उसको कम करने के लिए, ये जो सॉफ्ट टारगेट्स पे अटैक करते हैं, कमजोर आम मासूम लोगों को मारते हैं, जो सेना पे अटैक नहीं करते, वो भी एक तरीका। Now, as technology evolved, started this, using of indirect warfare. Like one is information warfare, electronic warfare, या आप इंटरनेट के जरिए जो करते हैं, लोगों के दिमाग में असर डालना, कि उनके खुद के सरकार के ऊपर भरोसा हट जाए, वो चीज। दूसरा, फिजिकली नुकसान पहुंचाने के लिए ड्रोन्स की इस्तेमाल, जैसे आप कह रहे हो, ड्रोन से आप पेलोड भेजिए, वहां जाएगा, उनको नुकसान पहुंचा देगा, खत्म हो गया लड़ाई। आप जाओ तो सारे ड्रोन्स भेज दो, उधर वाले भी ड्रोन्स करो, इधर वाले भी ड्रोन्स करो, फिर जंग खत्म हो जाती है। बात बहुत जायज है, लेकिन ये जो ड्रोन वॉरफेयर है, इन द बिगर पिक्चर, इन द बिगर गैम्बिट, दैट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। कि फिजिकली हर्टिंग द एनिमी इज जस्ट ए पोर्शन ऑफ इट दीज डेज। वो तब लड़ाई, सिर्फ फिजिकल लड़ाई तब थी जब वही लड़ाई रह गई थी, जैसे मैंने कहा कॉन्टैक्ट वॉरफेयर। आज के जमाने में हर तरीके से आप दुश्मन को नुकसान कर सकते हो, जैसे ड्रोन से पेलोड भेजना, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, उसके बाद हाइब्रिड वॉरफेयर। उन्हीं के जनता के बीच में, उन्हीं के लोगों से उन्हीं को मरवा दो, खत्म हो गया। थोड़ा पैसे खर्च करना पड़ेगा, अपने स्लीपर सेल्स मुंह बैठाना पड़ेगा, वो काम कर दो। इंटरनेट के जरिए, क्योंकि आजकल हर कोई इंटरनेट इस्तेमाल करता है, इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक तो है ही, और बाकी जितने भी वेबसाइट्स है, उन्हीं वेबसाइट्स के जरिए उन्हीं की सरकार के खिलाफ सोच पैदा करनी उनकी जनता में, ताकि वो सरकार कमजोर हो जाए, वहां पे लोगों को सरकार पे भरोसा ही हट जाए। और उसके बाद ड्रोन वॉरफेयर, नो कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, अपना सेना जाके क्यों वहाँ पे तकलीफें झेले, क्यों गोली खा के मरे, इससे अच्छा हम ड्रोन भेजेंगे, और ड्रोन के ऊपर ही जो भी पेलोड करना, कोई केमिकल भेजना है, अंतरिक्ष पाउडर भेजना, जो भी कर सकते हैं। अब पहली बात, ये इतना स्केल में अभी
नहीं चल रहा, नहीं हो पाएगा। देश कितना बड़े, कुछ करोड़ों की ड्रोन की जरूरत पड़ेगा पहले। दूसरा सबसे बड़ी बात, आप कितना भी ड्रोन भेजे, कितना भी रॉकेट मिसाइल का इस्तेमाल करें, क्योंकि ड्रोन तो एक छोटी चीज आपने कही, ड्रोन की तो लिमिटेड रेंज है, चलो 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर। हमारे पास तो मिसाइल्स है जिनकी 200-250 किलोमीटर की रेंज है। आईसीबीएम से इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो कि 5000 किलोमीटर तक का रेंज है, हम यहाँ से लेकर बीजिंग के ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो चाइना बॉर्डर में फिर सैनिक ही क्यों फिर? सो सबसे पहले सेना की जरूरत टू मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ बाउंड्री, क्योंकि हर दिन हर जगह मिसाइल या ड्रोन चला के लड़ाई तो नहीं होगी। पहले तो अपने जमीन को बचा, लड़ाई तो तब आई ना जब तब कोई आके कब्जा कर ले, पहले तो करने मत दो। मेंटेन द सैंक्टिटी, आवर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हैज टू बी मेंटेन्ड ऑल द टाइम। सो आर्मी इज रिक्वायर्ड देन फर्स्टली टू cover our own borders. Secondly, a war or a battle is never over till the time the soldier goes on to that land and plants a flag there. जब तक दुश्मन के गढ़ पर अपने सैनिक पैदल चल के जाके वहां पे उतर के ये जमीन मेरा है करके जब तक नहीं बोलेगा, वो लड़ाई खत्म ही नहीं हुआ ना। यहाँ पे सिर्फ आप दुश्मन को नुकसान पहुंचा रहे हो, पार्ट ऑफ इट। इवन आई कैन यूज ड्रोन्स, आई सिंस द इंडियन आर्मी वी कैन यूज ड्रोन्स, वी कैन अटैक द एनिमी थ्रू ड्रोन्स, द स्टैंड ऑफ अटैक थ्रू मिसाइल्स आल्सो, kill enemy, but then after that is over, our army has to walk into that territory, take that territory, capture that territory physically, and only then say that this territory is ours, or I have taken the territory back, if I talk about POK in our special case. Right. Now, nevertheless, this technology which you are talking about, using of drones and other technology, reduces the human load or human interference or involvement. जब drones और missiles का इस्तेमाल करने रहेंगे, फेंस के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, सर्वेलेंस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे, जो सेना के ऊपर तनाव है या लोड है काफी हद तक कम कर सकते हैं। बहुत सारे सेना की जरूरत कम हो जाएगी। आज के दिन हम 13.5 लाख सेना है, वो धीरे धीरे 10 लाख की हो जाएगी। हो सकता है किसी दिन 8 लाख हो जाए, 6 लाख हो जाए, क्योंकि वो जो बाकी जो 6-7 लाख की सेना काम कर रही थी वो टेक्नोलॉजी कर रही है। लेकिन सेना की जरूरत तो आखिर में पड़ेगी। फिर टेक्नोलॉजी रहेगी, ना इंसान रहेगा, ना देश रहेगा, ना सेना रहेगी। सो आर्मी विल नेवर lose its relevance till the time we share borders with some other countries, and especially so in our case where the relations are not so pleasant. Our western adversaries, north and east adversaries. So army will never lose its relevance. Okay. So sir, talking about the Gen Zs, बहुत लोग ऐसे PUBG खेलते हैं, उसमें भी क्या है कि सोल्जर को मारना रहता है ना? तो इसीलिए फिर क्या आर्मी can take help of these Gen Zs to combat the war? So firstly, there are a lot of people who do shooting as a sport. So can these people be taken into the army who can fight at the border? I really don't know. मतलब as a common man, I don't know what one would say. सैनिक बनना सिर्फ गोली चलाना या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना नहीं है। कि वो जज्बा, वो जुनून एक सैनिक के अंदर रहता है, वो पाने के लिए बहुत सालों की कठोरता से गुजरना पड़ता है। एक सैनिक बॉर्डर पे जाके एक गोली चलाने से पहले हो सकता है कि 200 किलोमीटर गाड़ी में आए हो, 100 किलोमीटर चलते हुए आए हो, 2 किलोमीटर रेंगते हुए आए हो वहां पे उस एक गोली चलाने के लिए। हो सकता है कि वो गोली चलाने से पहले खुद ने गोली खाई हो या 10 गोली चलाने के बाद दुश्मन की गोली खाई हो। लेकिन द कंप्लीट पिक्चर, इट इज नॉट अबाउट फायरिंग, शूटिंग और यूजिंग द टेक्नोलॉजी। Yes, these kids who are very smart, the Gen Z kids you are talking about, their prowess can be used somehow. Maybe in the war rooms, maybe somewhere else in the battlefield, up till where they can come up to. See, if they get themselves enrolled in the army, become a jawan or a soldier in the army, or become an officer in the army, that's a direct input. I mean, they become part of the army, they can survive. They become soldiers who are technically well geared up. But just because of their technical prowess, they cannot take over the job of the army. It requires a soldier to do soldiering. First. And to go to, through that training. To do anything. Right. In the comforts of the city, in the comforts of an air-conditioned room, operating something is completely different from what one does in the battlefield. Right. It takes a lot of guts, a lot of training, a lot of wisdom, and a lot of thoughts which go in the back of the mind. So all this is calculated in the battlefield live there. Yeah. So anybody technically very superior cannot do, but yes, either we can use them in the war rooms or somewhere else, or if they themselves have that interest to join the army, they can go through the tests which are laid out. In case they can clear, that will be of course a great addition to the technology of the army.
तो सर हम जेनजीज के बारे में बात कर रहे हैं, बट बहुत सारे ऐसे जेनजीज हैं स्पेशली पंजाब साइड में, नेपाल साइड में, बहुत ज्यादा नशे हो रहे हैं। तो फिर आपका क्या कहना है इस बारे में? यस, ये जो नशा के बारे में कंचना आप सुन रहे थे वो सही बात है। एक टाइम पीरियड ऐसा था कि पंजाब में पूरी की पूरी यूथ नशा में फंस गई थी और उस यूथ को नशा में मुक्त करने के लिए सरकार ने, लोगों ने बहुत मेहनत की, काफी हद तक अभी कंट्रोल आ गया है। जो ड्रग्स का इस्तेमाल चल रहा था पंजाब में और वो बहुत कम हो गया। अब अमूमन जब हम ड्रग्स की बात करते हैं, जो अखबार में या टीवी न्यूज में देखते हैं, ये उन कॉलेज या उन ऑफिसेस के पास होता है जो अमीरजादे रहते हैं, जिनके पास बहुत पैसे खरीदने के लिए बहुत महंगा ड्रग्स आते और वो ड्रग्स कर लेते। लेकिन इसमें से हमारे गरीबों तक या मिडिल क्लास तक अभी ड्रग्स पहुंचे नहीं। लेकिन पंजाब एक एक्सेप्शन बन गया था और क्योंकि पंजाब में हर जगह हर गांव में ड्रग्स मिलने लगे, आम जनता जो गांव में स्कूल या कॉलेज पढ़ते थे उसमें फंस गए थे और बहुत परेशान थे पेरेंट्स भी, क्योंकि जो बच्चा बड़ा होकर देश के लिए, गांव के लिए, घर के लिए कुछ करने वाला था वो नशे में फंस गया, कमजोर हो गया, एक पूरी नस्ल खराब होने लगी थी। अब दुनिया को लगा ये क्या हो रहा है पंजाब में, पंजाबी लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं। लेकिन बात कुछ और है, ये अपने आप नहीं हुआ, ये किसी का षड्यंत्र था, ये बाय डिजाइन हुआ जो भी हुआ। हमारे पश्चिम में जो पाकिस्तान है उनको पता है कि पंजाब ऐसे तगड़ी राज्य है जिनको पार करके हिंदुस्तान के कोर तक, सेंटर तक पहुंचना आम बात नहीं है, आसान नहीं है। पंजाब के घर घर में सैनिक है, हर गांव में बतेरे सैनिक है। भले कोई सैनिक हो ना हो, उन हर एक इंसान के अंदर वो जोश, वो जज्बा है कि वो वर्दी ना भी पहने, कोई पाकिस्तानी, कोई दुश्मन आ जाए उसको ना छोड़े। बहुत तगड़ी राज्य, बहुत तगड़ी जज्बा है। पाकिस्तान चाहता था कि ये इनकी जो ये स्ट्रेंथ है इसको कमजोर करे, पंजाब को कमजोर करे। तो बहुत सारे ड्रग्स पाकिस्तान इंजेक्ट करती थी पंजाब से, पंजाब के अंदर अलग अलग रास्ताओं से, कभी ट्रेड के जरिए कुछ सामान आना तो उसमें से, कभी बॉर्डर के ऊपर से फेंक के, कभी ड्रोन से, कभी और हमारे इनके पश्चिम में जो अफगानिस्तान है, हमें पता है कि अफगानिस्तान ओपियम के लिए और कुछ ड्रग्स के लिए बहुत फेमस है, बिकॉज काफी मात्रा में उगाते हो। पाकिस्तान खुद ये ड्रग्स नहीं कंज्यूम करती है, लेकिन बाय डिजाइन वो अफगानिस्तान बॉर्डर से कलेक्ट करके इंडियन बॉर्डर तक पहुंचाती है, ताकि पंजाबी बच्चे इन ड्रग्स के चक्कर में रहे और अपनी जिंदगी खराब करे और आगे भी कोई काम करना है समाज के लिए, देश के लिए। और कुछ हद तक ये सफल हो चुके थे। 5 साल पहले, 8 साल पहले ये मानने लगे लोग कि अब तो पंजाब खत्म है, क्योंकि इतना बुरा हालत हो गया था जनता का, जवान जनता का, यूथ का। लेकिन इकट्ठा सभी ने काम किया। पंजाब की पुलिस ने बहुत बढ़िया काम किया, बीएसएफ ने बहुत सख्त कर दिया, क्योंकि पूरी पंजाब में इंटरनेशनल बाउंड्री चलती है, ऊपर जम्मू सांबा तक इंटरनेशनल बाउंड्री है, नीचे राजस्थान और गुजरात तक आती है। नौ पंजाब में जो बॉर्डर था वहां पे बीएसएफ बहुत सख्त कर दिया था कि उधर से ड्रग्स ना आ जाए। काफी सारे मात्राओं में ड्रग्स पकड़ने लगे और इनको नाकामयाब कर दिया पूरी तरह से, तकरीबन पूरी तरीके से। लेकिन हाँ, बीच में एक दौर ऐसा था, एक पीरियड ऐसा था जिसमें बहुत नुकसान पहुंचा पाकिस्तान को। बहुत युवा जो है इसके चक्कर में अपनी जिंदगियां बर्बाद की है और ये कम हो गया, अभी नहीं हो रहा है, वो खत्म हो गया ड्रग्स वाला। बहुत छोटी मात्रा में कहीं हो रहा होगा, वो भी पकड़े जाएंगे, खत्म हो जाएगा। ओके सर, हमने पहलगाम की बात की, बट देन अभी भी हमको बहुत सारी चीजें सुनाई दे रही हैं। तो ये टेररिज्म कब खत्म होने वाला है? तो पहले हम रूट्स में जाते हैं कंचन, ये टेररिस्ट आ कहां से है। So the moment you call terrorist or a militant, so we cross the boundaries. In the sense वो हमारे अपने लोग नहीं है। जो एंटी गवर्नमेंट जो काम कर रहे थे, हम नॉर्थ बंगाल में एक जमाने में होता था नक्सलिज्म, आंध्र प्रदेश में होता था, जो प्रेजेंट तेलंगाना है वहाँ पे, एंड छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है। They are our own brethren, our own citizens, our own countryside, our own brothers. Which they are doing. वो हमारे वतन के दुश्मन नहीं है। सरकार के खिलाफ उनका गुस्सा है या वो खुश नहीं है जिंदगी में और उनके परिवार भी बहुत झेल चुका है, तो तंग आ गए, वो हथियार उठा के सरकार के खिलाफ ही लड़ने है, वो अपने ही लोग। दूसरा, जो कश्मीर में आप बात करते हैं टेररिज्म और मिलिटेंसी, ये हमारे नहीं है, ये हमारे दुश्मन के द्वारा वहां पे स्थापित किए गए लोग हैं। ये टेररिस्ट वो लोग हैं जो पाकिस्तान बॉर्डर पार करवाती है छोरी चुपके, जो कि या तो उनके जेल में सड़ रहे हैं, जो कि क्रिमिनल से उस जगह पे बाहर घूम रहे हैं, और या उनके यहाँ पे जो लोग हैं जो देश का कोई काम का नहीं है, कि एज इट इज पढ़ा लिखा नहीं है, नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी है बहुत,
इनको प्रेरित करती है पाकिस्तान अलग अलग तरीकों से। मान के चलिए एक क्रिमिनल है, जेल में सड़ रहा है, 20 साल की सजा सुनाई दी जज साहब ने, उसको 20 साल जेल में रहना, अभी 45 साल 40 साल उम्र है, 65 साल तक वैसे ही रहे ना रहे, उनके परिवार के लिए कोई काम का नहीं है वो, और देश के ऊपर बोझ है वो, क्योंकि जेल में रहेगा तो जेल के लिए पुलिस चाहिए, जेल भी चाहिए ख्याल रखने के लिए, और पाकिस्तान जैसे देश में तो वैसे लॉ एंड ऑर्डर का कोई पता नहीं, बहुत सारा क्राइम होता है वहाँ पे, और जेल में लाखों लोग सड़ते हैं, तो इनमें से लोगों को चुनते हैं जो थोड़ा फिजिकली फिट हो, तगड़ा हो, जिसके अंदर थोड़ी सी करंट दिखे, थोड़ी सी यू फाइंड सम स्पार्क इन देम, एंड उन बंदों को ये मोटिवेट करते हैं। आप हिंदुस्तान जाइए, आप सॉफ्ट टारगेट्स को अटैक करिए, आपको हम पार करवाएंगे, हम देखेंगे, आप तुमको सोपोर पहुंचा देंगे, वड़ा पहुंचा देंगे या कहीं भी पहुंचा देंगे, आपको जाना फलाना जगह से मिलना है, फलाना लोगों को मिलना है, और आपको अटैक करना है। आप अधिकारी को मारेंगे तो आपके परिवार को इतने पैसे देंगे, और खुद मर जाओगे तो आपके परिवार को इतने पैसे देंगे। इन एनी केस तुम अपने परिवार के लिए तो कोई काम का नहीं है, देश का भी कोई काम का नहीं है, भला ये काम करो और जन्नत में पहुंचो। Then they have got a religious preaching also, unfortunately tied up with it. Now hundreds of guys, maybe thousands of guys, abetted, motivated by our western country, our west, they try to cross the fence and come into our interland in order to attack people, either take on soft targets like कोई railway station, bus stand पे अटैक करे, worst case was the पहलगाम इंसिडेंट की जाके वहां पे किसी कुछ करे, अगर कुछ नहीं तो सेना के कोई गाड़ी के ऊपर आप हमला करे, सेना को कुछ चोट या नुकसान पहुंचाए। जब हजारों लोग पार करने का कोशिश कर रहे थे, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि हमारी सेना तैनात है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, जो किसी को आने नहीं देते, 1000 में 950 लोग वही फेंस पे ही मारा जाते हैं, और पाकिस्तान को कोई इसका गिला नहीं है, क्योंकि उनको वैसे ही उनके हिसाब से कोई वैसे बेकार है, ये बंदा हमारा काम का नहीं था, चलो मर गया, 50 तो पार कर गया, 4 पार कर गया, 8 पार कर गया, वो यहाँ पे आएंगे जो उनके स्लीपर सेल से, उनके OGW से, उनसे मिलेंगे। अब आप पूछ सकते हैं ये कौन है जो कश्मीर में, हमारे वतन में, हमारे राज्य में उनको सपोर्ट कर रहे हैं हमारे लोगों को मारने के लिए। अब ये दौर्भाग्य है हमारा कि हमारे बीच में ऐसे लोग हैं कश्मीर में खुद, और भी लोग हैं जो कि किसी और को सपोर्ट करते हैं हमारे खिलाफ अटैक करने के लिए। ये लोग फाइनली आके ऐसे काम को अंजाम देते हैं जो कि मासूम इंसान को मारे या किसी सेना के ऊपर अटैक करे। अगर टेररिस्ट सीमित होते, इतने नंबर होते, 1000 है 2000 है, कब का खत्म हो चुका होता सालों पहले, कि हमारी फौज इतनी काबिल है कहीं भी टेररिस्ट रहे किसी भी बिल में से निकाल के मार दे उसको। लेकिन ये तो कंटिन्यूस चल रहा है, लगातार पाकिस्तान ये काम करती है, उनका काम करने का तरीका ये। अब मैं ये नहीं कहूंगा टेररिज्म कश्मीर में खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो टेररिस्ट कश्मीर में वो खत्म हो जाएगा, बट टेररिज्म पाकिस्तान करवाते रहेगी। उनका तरीका ये पीठ पे चाकू घोंपने का नियत रखती है पाकिस्तान। इसलिए जो आप कह रहे हैं वो एक इंसिडेंट है जो 1000 इंसिडेंट्स के लिए कोशिश किया गया, 999 नाकामयाब रहा, एक में वो सफलता प्राप्त करते जिसमें हमको थोड़ी नुकसान हो जाता। ओके, तो सर लीडर्स कनेक्ट फेस्ट में हम MSME और SME के एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं, तो हाउ आर्मी कल्चर कैन हेल्प MSME एंड SMEs? Okay, concerning when we talk about Army's principles or Army attributes which can be used in business, I want to talk about something else. Now, a lot of inventions of this world, the third world, they owe their invention to the Second World War. So we have that very basic saying that necessity is the mother of invention. A lot of inventions have happened because of the Second World War and even First World War also. जो चीजें आर्मी को जरूरतें पड़े थे उस दौरान, लड़ाई के दौरान, वो सारे बहुत बड़े इन्वेंशंस बन के आए, lot of them, which are now used in the world over. I mean, they are used world over for our progress as a technology, as a utility, or as a medium or device. And same is with the culture or the working principles of army. Lot of businesses, I name Amazon, I mean Western. You take companies which belong to the United States, most of the companies, they emulate a lot of principles from the army. They feel to run a business of that scale, it requires that discipline or that strictness and also the policies or the principles which the army follows. If we follow that, the business follows that, we can achieve a lot of success. Now, in case if I intend to address point by point, now anybody talking about army, the first point which comes to mind is discipline. Now discipline is not meant for army. Army has no go other than discipline. They live by discipline. But
imagine if a corporate house, every single individual from the CEO up till the last low grade employee is very disciplined. Naturally, the output is more. People work on time. People do work even when they are in the office. Right. They don't waste time. They are good to each other. Their conduct is good. There are no minor skirmishes amongst employees. Just by virtue of the discipline, a lot of things take the victorious fate because it works. Discipline does work. Second is, if I talk about the leadership principles. Now, in the army, every leader takes ownership or responsibility. Right. When I talk about ownership, it is not by being a boss, but being a leader who rubs shoulders, who lives with them, who does the same work which the followers do. Right. Now, which in a business entity, we talk about, suppose any new startup. Now, if a guy, an entrepreneur who starts a business, tries to become a boss and run that company by virtue of those 50 or 60 employees working hard for the success of the company, it will be a big mismatch. Because every individual tries to follow that leader. If that leader lives the life of a military leader, wherein he rubs shoulders with all these 50 people, he or she works with them, the same work which they do, Right. lives with them, eats like they eat, live like they eat, that's when these people follow him to the core. Right. They believe, they follow what this leader says. So the leadership principles, if they are emulated from the army, they bring a lot of positivity into the business. Next is a sense of flexibility and adaptability. The biggest plan of army is no plan. Many times we don't need a plan. Right. We just need to be ready for any sort of contingency. Now it is understood. Now the moment we talk about plan, they say, no, you should not plan like army. Yes, Yeah. we do have plans. But we also say the first casualty when a war breaks out is the plan itself. So we plan something, the plan goes for a 6 the moment the first bullet is fired. Right. So all of it which you planned went into the drain, and if you are not ready for a plan B or C, or it might be plan Z also, if you are not ready for it, then we are gone. And we are always ready for it. Right. Every time there is a plan B, when plan B fails, plan C is ready already. Now, if this adaptability and flexibility enters the corporate culture, now a lot of challenges which every individual faces, be it the employee, employer, or the office or the building or the company as a whole, if they are flexible to it, without a knot on the forehead, without any fear or ambiguity, they come out victorious, of course, because they are ready for it. Right. And next is the resource optimization. Now, what happens? चीज हो, कम हो या ना हो, फौज चलती है. तो वी डोंट क्रिप, वी डोंट कंप्लेन कि ये कम था इसलिए मैं हार गया. गोली मेरे पे 18 नहीं थे, मेरे पास 14 ही थे, 4 गोलियां कम थे मेरे वेपन में इसलिए हार गया. So there are no comebacks, no ifs and buts in the army. Now, and so because we are ready for it, we are trained for it from day one. Every individual who gets into the army, he or she is trained from the day one to fight in the scarcity of resources. Now, in the corporate side, it is easy for any employee to say मेरे पास चीजें नहीं थी, मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था, इसलिए हम नहीं बना पाए. So that mission accomplishment takes a beat. It gets deceived. But if the culture itself says, the office, whether or not we have something, whether or not you are good in your resources side, you have to achieve it, and they will achieve it. Many times the resource which an employee named, because of which we failed, was probably actually not required. It is just the mental psyche. वो नहीं था तो मैं नहीं कर पाया, ये समय पे नहीं दिया तो हो नहीं पाया. It's all in the psyche. Now be ready to do without that. Many times people will be able to do it. Yeah, and concern then comes teamwork. So the way army operates in small teams, big teams, very big teams also, there is always a cohesion in any size of the outfit they work in. Now, if an MSME or an SME, which are ideally a small outfit, because they are mostly in the budding stage, the scale is not very big, and if they work as a team together, wherein one holds accountability, responsibility for each other, their thoughts are united, they work towards common goal, which probably someone in the leadership has already laid down. So if that teamwork comes into the MSME or SME, they can do wonders. Then comes stress management. Now, there is no progress or there is no result without stress. Right. We perform better when we are under stress. Yes. That stress gives a lot of push. Sometimes when it is peak, it is called adrenaline rush. The positive stress is also called eustress.
Now, without stress, we don't perform, and humans perform better under stress. But that stress has to be managed, otherwise it becomes a pressure cooker, and which is what is happening in most of the smaller business outfits. Because the stress when goes haywire, the people or the subordinates lose their trust in the boss or the leader. The leader doesn't trust the subordinates, which actually makes the complete schmozzle of no use. So stress management has to be done at every level, and right channel of reporting and empathy at every step actually makes the place a wonderful an ideal location to work. And as we are talking about stress, we'll talk about trust also. Now, when I talk about managing stress amongst ourselves, there has to be a mutual trust for everyone. Right. I should trust my peer group, my subordinate, my bosses, and the company as a whole. And this trust again brings the complete team together and makes it do wonders when it comes to the company output. And one more lesson, Kanchan, is the decentralization. This is something which I observed when there are startups or MSMEs or SMEs, small little companies. The bosses try to do everything. Right. They say that I lay down the rules, I lay down the task list or checklist, I say this, you all have to do it. Now, one person cannot take over anything. They can train and then train the trainers who can train others, but certainly not get into all nitty-gritties. If an individual who started a small little company gets stuck with the routine operations, the growth is gone, the vision is gone. He's just surviving or she is just surviving. Right. Now, when there is decentralization and when there is trust, which I have already told, that every individual has a domain to handle. They are the domain experts. The boss has to trust them, and the subordinates have to trust the boss. When the boss passes on a vision or an idea for them to follow. So this mutual trust actually brings out great results in the MSMEs. Now, a challenge which is being faced everywhere in the MSMEs, SMEs is like employees come, they work for some time, they just use it for that stopgap management or maybe a buffer before finding a new job. They just use it as a pedestal. Stay here for 6 months, learn something from here, find a better job, maybe a little better pay, and then switch. And so the bosses are aggrieved, of course. The employees are aggrieved, saying that my boss doesn't care for us. He doesn't or she doesn't understand the problems we face. He doesn't understand what we are facing at home, what social menace we are suffering from, etc., etc. So there is a gap in the thought. There is a gap in empathy. Now, a leader without empathy is not a leader. If a leader doesn't understand what the employees or subordinates are going through, that leadership is of no good use. Leadership is not about him or myself or me. It is about me understanding what these people go through. If I know what he or she does, what is her stature in life, in society, what she doing, what's her motivational levels, that's when I can take care of them, not manage them. Genuinely take care of them. Take care of their needs, emotional needs, mental needs, and of course empathetic needs. And now there are HR strategies to hold employees together in a company, but that's a second resort. Chot lag gayi, dawa laga. Now that strategy comes into play. That itself should not be required if the boss is able to understand the employees and they are being taken care of, and that ownership will automatically come. Now it is two-sided thing. Even the employees are equally responsible. They also have to be held accountable to stay for longer, but I would prefer to hold the accountability of a leader than someone who is following, because the buck stops at the leader. It is he or she who has to take care of all these things. Right. Okay. तो सर एक लास्ट मैसेज जो आप देना चाहेंगे हमारे एमएसएमई और एसएमई के लोगों के लिए? मैं दो तरीके से मेरा पर्सनल दिस इज समथिंग वेरी पर्सनल आई विश टू कन्वे. सो फर्स्ट वुड बी पहला लीडर्स के लिए, बॉसेस के लिए, दूसरा एम्प्लॉयज के लिए. नाउ लीडर्स के लिए जो मैं खुद अपने जीवन में देखा, मैं वही कहूंगा, हो सकता है सही हो गलत हो. सबसे पहला अपने सारे एम्प्लॉयज को और उनके परिवार को अपने संस्था का हिस्सा बनाएंगे. पहले एम्प्लॉय को संस्था से अलग मत करिए कि आप काम करने वाले हो, वही एम्प्लॉय ही संस्था है, और उनके परिवारों को भी इसमें शामिल करिए, जो तय दिल से अपनी पूरी जिंदगी अर्पण करने के लिए तैयार रहे. अब ऐसी सेना बनाओ जो सेना आपके गैर हाजिरी में आपके कंपनी के राज पकड़ के आगे चला सकता है, और उस दिन आपको अपनी नींद हराम करने की जरूरत नहीं. वो खुद अपना काम करेंगे और उस कंपनी को आगे ले चलेंगे. दूसरा, इंक्लूसिव ग्रोथ. अगर मैं कोई बिजनेस शुरू करता हूँ
स्मॉल, मीडियम, माइक्रो, कुछ भी। सो अगर मैं ये सोचूं सिर्फ ये बिजनेस करके मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं खुद ऊंचे बुलंदियों को छूंगा, तो शायद अब हो सकता है कि वो करे, हो सकता है ना करे, बट ये इस सृष्टि के लिए अच्छा नहीं है, इतनी स्वार्थ। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं इन सब का ख्याल रखूंगा, मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मेरे नीचे जितने काम कर रहे हैं, मेरे कंपनी में जितने काम कर रहे हैं, उनके घर में तरक्की होगी। यानी कि जो रिवॉर्ड एंड अवार्ड मैकेनिज्म है वो संस्था के साथ कमेंसुरेट करना चाहिए। अगर मेरे संस्था बहुत उन्नतियों को छू रही है तो मेरे हर संस्था के हर हिस्सा, मैं तो सैनिक कहा उनको, मेरे संस्था के हर सैनिक को इन उपलब्धियों को पहुंचाना मेरा दायित्व है। मुझे वो करना ही पड़े, मुझे ख्याल रखना पड़ेगा, तभी वो कर पाएंगे। और साथ ही साथ मैं एम्प्लॉयज के लिए भी छोटी सी मैसेज है, हम सब देश प्रेमी हैं, हम सब अपने देशभक्त पे बहुत प्यार करते हैं। हमारा देश प्रेम शुरू होता है हमारे घर से। सबसे पहले अपने परिवार को, अपने माता पिता को प्यार करते हैं और ये आदत बन के अपने देश के प्रति बहुत बड़ा प्यार और दायित्व बन जाता है। जैसे आप अपने देश के प्रति प्यार रखते हैं, वो आप अपना संस्था के लिए भी प्यार रखिए। वो संस्था आपको रोटी देती है, आपके घर चलाती है, उस संस्था का दिए हुए तनख्वाह से आपके बच्चा स्कूल जाता है, आप अपना घर चलाते हो। और हर संस्था में हो सकता है ऊंच नीच हो जाए। जो संस्था बहुत बढ़िया चल रहा है, हो सकता है एक दिन थोड़ा सा गलत दिन देखना पड़े, नुकसान झेलना पड़े, लॉसेस देखना पड़े, लेकिन वही तो समय है। एक आप उस संस्था के अगर हिस्सा है, उस परिवार का आप हिस्सा है, वो समय है जो आपको संस्था का हाथ न छोड़ने का। कि बढ़िया चल रहा है तो साथ रह गया, और थोड़ा सा गड़बड़ हो तो मैं चले जाऊंगा, ये चीज नहीं चल सकता। फिर ये कोई देश प्रेमी नहीं बन पाएगा कि संस्था को मैं ख्याल नहीं रखूं लेकिन देश प्रेमी में बहुत बड़ा हूँ। ये तो सोच, ये ख्याल हर जगह बराबर ही रहता है। अगर अपने परिवार से प्यार करते हैं, आप संस्था पे प्यार करते हैं, संस्था से ही, तो मैं विश्वास करूंगा कि आप देश से भी प्यार करते हैं। और ये भावना जो है, सब भावना, एक ख्याल रखने वाला, वो जोड़ के रखेगा एम्प्लॉयज को और एम्प्लॉयर को। संस्था अपने आप तरक्की करेगा, अपना बहुत बढ़िया करेगा। यदि छोटी सी सोच है, क्योंकि जो थोड़ा बहुत जो मैंने जिंदगी में देखा, मेरे को लगा अगर ये चीज लोगों के दिमाग में आए, काफी तरक्की हो सकती है इन एमएसएमईज और एसएमईज के। All right, wonderful. And I think with that we come to an end for today's podcast. Thank you so much, sir, for being with us. And Leaders Connect Fest के हमारे जो सारे दर्शक हैं, I'm sure उनको भी ये podcast बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है. So with that, ladies and gentlemen, like, share, comment. आप बताइए कि आपके thoughts क्या है, और आपको इसके अलावा अगर कोई questions हैं तो वो भी आप comment section में लिख सकते हैं. And with that, thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you.